हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस कोर्सशाला। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं मैथ्स के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रल के बारे में। जी हाँ, आज अपन बात करेंगे इंटीग्रल के बारे में और समझेंगे कि इंटीग्रल जो है वो किस तरीके से डेराइव हुआ था, किस तरीके से इंटीग्रल का जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया था। डेरिवेटिव मींस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है और किस तरीके से डिफरेंशिएशन से जो कॉन्सेप्ट बना था इंटीग्रेशन का वो अपने सामने आया था। तो बेटा इस चैप्टर को जो है आपको ध्यान से समझना है और इसलिए भी समझना है क्योंकि सबसे ज्यादा जो वेटेज है आपके एग्जाम में वो है इंटीग्रेशन का बेटा। जी हाँ, क्योंकि कुछ चैप्टर 8 जो है वो भी पूरा का पूरा डिपेंड है इसी चैप्टर पे। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते बेटा तो फिर आपके जो है वो 2 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे कंप्लीटली इंटीग्रेशन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो सामने आया था, जो डेरिवेटिव से जुड़ा हुआ था एक तरीके से, मींस एंटी डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आज अपन समझने वाले और मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग भी बताऊंगा कि इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है बेटा, और इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या है और ये मिलके किस तरीके से कैलकुलेशन को बनाते हैं। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार सा जो ये लेक्चर रहने वाला है, तो ध्यान से आप इसको जो है समझना। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो एक्चुअल में इंटीग्रल क्या था, इंटीग्रल का मतलब क्या है, वो सब चीजें अपन समझते हैं कि द ओरिजिनल मोटिवेशन फॉर द डेरिवेटिव वाज द प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग टेंजेंट लाइन। बेटा मैंने जो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब डेरिवेटिव वाला पोर्शन अपन ने जब पढ़ा था, डेरिवेटिव वाला टॉपिक, तो डेरिवेटिव जो था वो एक्चुअल में क्या था। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई लाइन होती है बेटा, ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे ये कोई ग्राफ है, ओके, और मेरे पास जो है कोई लाइन है इसके ऊपर जो मैं ड्रॉ कर देता हूँ बेटा। ये मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी। अब मेरे को जब रेट ऑफ चेंज निकालनी पड़ेगी तो रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए मान लो मेरे को इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज निकालनी है, इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज निकालनी, इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज निकालनी, ठीक है। तो मैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो जब मैं रेट ऑफ चेंज निकालूंगा तो हर एक पॉइंट पे जो है वो क्या आएगा बेटा, इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, समझेंगे। देखो जब आप x में कुछ वेरिएशन दोगे या फिर x में कुछ चेंजेस करोगे बेटा, जब आप x में कुछ चेंजेस करोगे तो y जो है उसमें कुछ चेंजेस होगा। जब आप x में कुछ चेंज करोगे, जैसे मान लो x की वैल्यू 1 थी और आप जो है इसको 2 पे लेके आ गए, तो यहाँ पे भी जो वैल्यू जैसे 1 आ रही थी, सपोज लेट कर लो, तो जो वैल्यू 2 पे थी तो यहाँ पे क्या आने लगी बेटा, 2 आने लग गई। ठीक है, ये मैं खाली एज एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो जैसे ही आपने x में चेंज किया तो y में जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लग गया। जैसे ही आप आगे चेंज करोगे तो y में जो है वो फिर चेंज होगा। मतलब ओवरऑल चेंज इन y। देखो आप चेंज इन x कर रहे हो तो क्या हो रहा है, चेंज इन y हो रहा है। तो इनका जो रेशियो था बेटा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यही क्या था बेटा, स्लोप था। क्या था बेटा, स्लोप था। ठीक है ना, इसी को जो है वो क्या बोला गया बेटा, स्लोप बोला गया। अच्छा, ये तो एक स्ट्रेट लाइन थी, तो इसके मामले में जो है वो कोई भी आप पॉइंट लोगे तो उसमें जो है वो इक्वल आएगा, ये मैंने आपको बताया था। बट अगर स्ट्रेट लाइन नहीं लेके मैं अगर कोई कर्व ड्रॉ करता हूं बेटा और फिर अगर आपको स्लोप निकालने का बोलूंगा तो ये चीज जो है वहां पे नहीं लगेगी, क्योंकि वो कर्व है और कर्व में जो है हर एक पॉइंट पे जो है वो स्लोप इक्वल नहीं होता है। देखो समझते हैं इसको थोड़ा सा। जैसे मान लो अब जैसे मैंने ये ले लिया, अच्छा यहां से मैंने ये कर्व बना दिया बेटा। क्या बना दिया, कर्व। अब की बार मैं कर्व ले रहा हूं, इस टाइम मैंने क्या लिया था बेटा, स्ट्रेट लाइन ली थी। क्या ली थी, स्ट्रेट लाइन ली थी। ठीक है, चलो भाई, अब कर्व में क्या होगा, अगर आप यहां पे स्लोप फाइंड करोगे तो थोड़ी सी कम आएगी, अगर आप यहां पे स्लोप फाइंड करोगे तो थोड़ी सी ज्यादा आएगी, यहां पे अगर आप स्लोप फाइंड करोगे तो और ज्यादा आएगी। यहाँ पे जैसे जैसे आप देखो, जैसे कर्विकल पार्ट आएगा वहां पे जो है वो स्लोप जो है वो बहुत ज्यादा चेंज होगी। रेट ऑफ चेंज जो है बेटा, स्लोप मतलब रेट ऑफ चेंज जो है वो देख लो वहां पे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हर एक पार्ट पे जो है, हर एक पॉइंट पे जो है वो इक्वल नहीं होगी। इस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था कि आप जो है वो पॉइंट ले लो बेटा कि भाई आपके x1 पॉइंट पे ये थी और x2 पॉइंट पे ये, तो चेंज इन y क्या हो जाएगा भाई, जो भी आपका y1 हुआ या फिर क्या हुआ, y2 हुआ। ठीक है, सो इसके लिए स्लोप आप क्या निकालोगे, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब डेल y अपॉन के डेल x। अच्छा, यहाँ पे अगर x है तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x, यहाँ पे h इंटरवल के बाद जो है मैंने क्या बोला था बेटा
कि एच इंटरवल के बाद यहाँ पे जब एफ ऑफ एक्स प्लस एच पॉइंट हो जाएगा बेटा, ठीक है, एच इंटरवल के मतलब एच डिस्टेंस के बाद एक्स प्लस एच पॉइंट हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स प्लस एच। और इसी से जो है वो डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो है वो डेराइव किया था अपन ने, और एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 बताया था, क्योंकि बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन लाने के लिए क्या करेंगे बेटा, ये जितना पास में होगा उतनी ही एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेगा, ठीक है ना। जैसे एक कर्विकल पार्ट है बेटा, मैं आपको बोलूं कि यहाँ का स्लोप निकालो तो आप जो है ये एज एक स्ट्रेट लाइन नहीं आप ले पाओगे, ठीक है ना। इसको देखो यहां से समझो कि आप इसको जो है वो स्ट्रेट लाइन लोगे ना तो लगभग जो है बराबर आएगी, एग्जैक्ट बराबर नहीं आएगी, पर अगर जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, जैसे ही आप बी पॉइंट को और पास में लेके आ जाओगे बेटा, तो जैसे आपने ए पॉइंट यहाँ पे लिया और बी पॉइंट को आपने यहाँ पे लिया, तो अब देख लो थोड़ी थोड़ी बराबर आ रही है, ठीक है ना। अब देख लो बहुत कम जो है वो मतलब फर्क रह रहा है दोनों के अंदर, जो है वो डिफरेंस बहुत कम है। अगर आप बी को और नजदीक लेके आ जाओगे बेटा, यहाँ पे लेके आ जाओगे तो एकदम एजिटेड जो है वो कर्व पार्ट भी आ जाएगा, मतलब वो कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसीलिए जो है इसके आगे जो है वो क्या लगाते थे बेटा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और अपॉन के एक्स प्लस एच माइनस एक्स, और अपॉन में क्या आता था, एच आता था बेटा। तो ये जो था ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट था बेटा, क्या था, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो ये था कि द ओरिजिनल मोटिवेशन फॉर द डेरिवेटिव वाज द प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल जो मोटिव था बेटा क्या था डेरिवेटिव का, कि भाई डिफाइनिंग टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ फंक्शंस एंड कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ सच लाइन। ये मैंने आपको पूरा बता रखा है डेराइव करके, ठीक है। अब आते हैं इस पार्ट में कि इंटीग्रल कैलकुलस इज मोटिवेटेड बाय द प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग एंड कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अच्छा, इंटीग्रल अब क्या है बेटा, तो देखो जब अपन ने स्लोप निकालने के लिए सारा सब कुछ किया तो अपने पास ये आया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन के एच आया, ठीक है। तो जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास एक और फंक्शन आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। जैसे आपके पास कोई फंक्शन था और आपने स्लोप निकालने के लिए सब कुछ किया, तो स्लोप निकालने के लिए आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अपने माइंड में एक क्वेश्चन आता है, अपने माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम वापस डेरिवेटिव से जो है वो फंक्शन निकाल सकते हैं क्या। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन, क्या अपन वापस डेरिवेटिव से जो है वो फंक्शन निकाल सकते हैं क्या। तो इसी क्वेश्चन ने जो है वो इंटीग्रल को जो है ये मान लो कि इंटीग्रल जो है वो यहीं से बना अपने लिए, तो वहां से इंटीग्रल जो है वो दो पार्ट में जो है वो बट गया था। मैं आपको पूरी चीज क्लियर करूंगा, पहले इस पॉइंट को आप समझ लो कि इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो मोटिवेटेड बाय द प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग एंड कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो इंटीग्रल कैलकुलस बेटा क्या है, तो आपको जो है क्या होगा बेटा, जैसे कर्व दिया, जैसे ये लाइन दे रखी है, एक ये लाइन दे रखी है, या फिर ये मान लो ये लाइन दे रखी है, अब यहां से यहां तक बोल देगा आपको, इधर देख लो, ठीक है। जैसे ये दे दिया आपको, ये लाइन दे दी, अब ये आपको एरिया फाइंड करना है, तो इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो यहाँ पे आपके लिए काम आ जाएगी बेटा, यहाँ पे आपके लिए काम आ जाएगी, ठीक है। तो डेरिवेटिव के सेंस में क्या बोलेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन का जो था कॉन्सेप्ट था डेरिवेटिव के सेंस में, देखो द ओरिजिनल मोटिवेशन फॉर द डेरिवेटिव वाज द प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड कैलकुलेटिंग द स्लोप। आपको जो है वो ग्राफ बनाना है और कैलकुलेटिंग स्लोप आपको जो है वो कैलकुलेट करनी है बेटा, क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है स्लोप को। But integral calculus is motivated by the problem of defining and calculating the area of the region bounded by the graph of the function। ये देख लो, ये ग्राफ ऑफ द फंक्शन, इससे बाउंडेड जो एरिया आ रहा है बेटा उसको जो है वो फाइंड करना। हालांकि ये जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा और समझते हैं, आप समझ गए होंगे कि इंटीग्रल जो है वास्तव में क्या है। तो डिफरेंशिएशन बेटा जो था, डेरिवेटिव जो था वो क्या था बेटा, कोई भी आपके पास अगर स्ट्रेट लाइन है या फिर स्लोप हो, जो भी कर्व हो तो उसका जो है आपको स्लोप फाइंड करना, उस टेंजेंट को डिफाइन करना और वहां पे स्लोप फाइंड करना। वो जो था वो था डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट था, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट था। इंटीग्रल का क्या है कि अगर आपके पास इस तरीके से कुछ बना हुआ हो, जो ग्राफ जो ड्रॉ किया हो, उससे बाउंडेड अगर कोई एरिया आ रहा है तो उसको जो है फाइंड करना बेटा, वो जो था इसका इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं डिटेल से। अच्छा, अब आप जब डेरिवेटिव करते हो बेटा, तो डेरिवेटिव करने के बाद, जैसे आपने डेरिवेटिव कर दिया, तो डेरिवेटिव करने के बाद जैसे फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स था, तो एफ ऑफ एक्स का जब आपने डेरिवेटिव किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब अनदर ए फंक्शन, वापिस आपके पास कोई जो है एक दूसरा फंक्शन आ जाएगा। अब देखो, कैन वी डिटरमाइन द फंक्शन अगेन,
ये क्वेश्चन आपके माइंड में उठता है कि आपने एक फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो आपके पास कोई जो है वो दूसरा फंक्शन आएगा। लेट एफ का डेरिवेटिव किया तो एफ डैश एक्स आया, या फिर एफ का डेरिवेटिव किया तो जी आ गया। ये लेट कर लो आप, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का आपने जो है वो डेरिवेटिव कर दिया बेटा, एक्स स्क्वायर का आपने डेरिवेटिव कर दिया तो आपके पास क्या आया, 2x आया। यही तो फंक्शन भी तो है, समझ रहे हो ना, ये एक फंक्शन है वापस। तो इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल i, दैट इज इट्स डेरिवेटिव f डैश, ठीक है ना, एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट ऑफ i, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल दे रखा है आपको, ठीक है, और उसमें जो f जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। देन अ नेचुरल क्वेश्चन अराइजेस दैट गिवन f डैश एट ईच पॉइंट ऑफ i कैन वी डिटरमाइन द फंक्शन। सिंपल सी भाषा में मैं अगर कहूं तो ये कि अगर आपने f का डेरिवेटिव किया तो f डैश आया, क्या आप वापिस f डैश से f निकाल सकते हो क्या? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन एग्जैक्ट यहां पे आया कि वापिस डेरिवेटिव से जो है वो आप f निकाल सकते हो क्या? बेटा यही जो है वो इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट था, यही जो है वो इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट था, समझना। अब चीज जो है वो आपके समझने की, लास्ट स्लाइड में अपन ने क्या पढ़ा था कि डेरिवेटिव जो था वो क्या था, स्लोप से रिलेटेड था, ठीक है। एक टेंजेंट को आप रिप्रेजेंट कर दो और जो है वो स्लोप बता दो, वो था डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। इंटीग्रल का क्या था कि भाई आपने बता दिया, ठीक है, ठीक है। अभी तो वहां पे आया कि बाउंडेड एरिया जो था वो रीजन फाइंड करना, ठीक है ना, जो बाउंडेड एरिया आएगा, बाउंडेड रीजन आएगा, वो फाइंड करना आपका। पर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जो था फंक्शन उसका आपने डेरिवेटिव कर दिया, क्या वापिस आप डेरिवेटिव से वो फंक्शन ला सकते हो? एग्जैक्ट यही जो था वो इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट था, समझना इस चीज को, ठीक है ना। तो वो बाउंडेड एरिया वाला भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। चलो देखो, यही चीज जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपने आपके पास कोई एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, समझना इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, आपने जो है वो क्या कर दिया बेटा, डेरिवेटिव कर दिया। क्या कर दिया? डेरिवेटिव कर दिया। सो डेरिवेटिव करने के बाद आपके पास बेटा क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा। इतना तो आप समझ रहे हो। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं कि क्या वापिस से जो है, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, समझो, कैन वी डिटरमाइन द फंक्शन अगेन, क्या वापिस से अपन जो है फंक्शन ला सकते हैं? अब देखो, इससे अगर आप ये फंक्शन लेके आ जाते हो बेटा, तो इसको जो है वो क्या बोलते हैं बेटा, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव, या फिर जो है इसका दूसरा नाम जो है बेटा क्या है, प्रिमिटिव। क्या है? प्रिमिटिव, मतलब पहले वाला, समझ रहे हो। अगर आपने एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव किया तो आपके पास क्या है बेटा, एफ डैश एक्स आया। अगर आप एफ डैश एक्स से, क्या अपने पास जो एक प्रोसेस है, मतलब ये मान लो कि एफ डैश एक्स जो है, अगर आप वापस इससे फंक्शन ला सकते हो तो ये जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा बेटा, एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा। आप सोचे होंगे कैसे ला सकते हो, सुनना सिर्फ। तो एफ डैश एक्स से अगर आप वापस फंक्शन लेके आ जाते हो बेटा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे। इस वाले को क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव, या फिर प्रिमिटिव। क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव, ठीक है। तो बेटा ये जो चीज है, ये अगर इसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, इसके लिए क्या होते हैं बेटा, कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। तो उस फॉर्मूले को बेटा जो है क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रल बोलते हैं, इंटीग्रल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल फॉर्मूला। अपन जो है क्या यूज करेंगे बेटा, उसके लिए अपन उसके लिए कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे, ठीक है। तो उसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा, इंटीग्रल फॉर्मूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीग्रल फॉर्मूला। और ये जो प्रोसेस है यहां से जो है वो यहां लाने का बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ आपको? तो ये देखो, सारी की सारी चीजें जो है वो जुड़ी हुई है। और यहां से आपको एक चीज और पता चलती है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ आर इनवर्स प्रोसेस। समझ में आया? वो इसलिए इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है। अभी तक आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, डेरिवेटिव जो भी है, इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, इंटीग्रल, पर अभी तक जो है ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी समझने वाली कि एक्चुअल में ये चीजें होती क्या है। बहुत सारा क्वेश्चंस होता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अपन इतना सारा पढ़ते हैं, पर चीज जो है वो एक्चुअल में क्या है, तो वो ये थी कि डिफरेंशिएशन जो था वो किसी टेंजेंट को बेटा क्या था, किसी टेंजेंट को रिप्रेजेंट करना था और उसका स्लोप फाइंड करना था। बट इंटीग्रल क्या है, तो इंटीग्रल देखो, अब यहाँ पे आपके पास मैंने बाउंडेड एरिया का तो बता दिया, बाउंडेड रीजन जो था कि भाई वो फाइंड करना, पर एक्चुअल में ये चीजें क्या है, तो अब समझते हैं थोड़ा सा। एफ ऑफ एक्स का जब अपन ने डेरिवेटिव किया तो अपने पास आया एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स से अपन जो है वापिस एफ ऑफ एक्स लेके आएंगे, तो ये एफ ऑफ एक्स जो है वो बेटा क्या कहलाएगा,
एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा या फिर प्रिमिटिव कहलाएगा। ठीक है, इसके लिए अपन को कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जिसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इंटीग्रल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटीग्रल फॉर्मूला या फिर इंटीग्रल बोलेंगे। और ये जो प्रोसेस है बेटा ये क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। द फॉर्मूला दैट गिव्स द दीज एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड द इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं बेटा, इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, ये देखो ये इंटीग्रल फॉर्मूला। अगर इसके लिए कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल बेटा। ठीक है, चलो क्या बोलेंगे बेटा, इनडेफिनेट इंटीग्रल। समझ रहे हो। अब देखो, द फॉर्मूला दैट गिव्स द ऑल दीज एंटी डेरिवेटिव्स, मतलब एफ डैश एक्स से आप जो है एफ ऑफ एक्स लाने के लिए जो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी बेटा उसी को क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एंड सच प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। और इस प्रोसेस को बेटा क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, इंटीग्रेशन बोलेंगे। आया समझ में इंटीग्रेशन क्या है, यही है इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब आप बोलोगे सर ये नया नाम कहां से आ गया, इनडेफिनेट इंटीग्रल। समझते हैं इस चीज को। चलो, तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि इंटीग्रल क्या है। तो इंटीग्रल क्या है, एक इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। समझ गए आप, क्योंकि जब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हो या डिफरेंशिएशन करते हो तो कोई फंक्शन आता है, वापिस उसी फंक्शन से अगर आपको पहले वाला फंक्शन लेके आना है बेटा, तो जो फॉर्मूला यूज में लोगे उसी को क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जो डेरिवेटिव जो होता है बेटा उसी से आपको जो है वो फंक्शन लेके आना, वही आपका क्या है, इंटीग्रल है। चलो, एंड सच प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर हो जाता है चीजें कि वास्तव में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे इफ वी नो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट। देखो, एक मैं आपको चीज बताता हूं कि जैसे डिफरेंशिएशन था, तो डिफरेंशिएशन के लिए अपन ने पता एग्जाम्पल लिया था। क्या एग्जाम्पल लिया था, जैसे कार की स्पीड है। सो एक कार की स्पीड है, जैसे मान लो 50 किलोमीटर पर आवर्स। इस चीज को ध्यान से देखना, किलोमीटर पर आवर्स। बेटा ये क्या, रेट ऑफ चेंज है ना, क्या है, रेट ऑफ चेंज है। ये अपन ने निकाली है भाई। डेरिवेटिव का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट तो यही था, स्लोप या फिर रेट ऑफ चेंज वहां पे फाइंड करना। तो ये अपन ने निकाली। जैसे ये मान लो 50 तो छोड़ो, किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर है। जैसे ग्राफ बनाएंगे ये यहां पे और यहां पे, तो ये आपका किलोमीटर है और ये आपका आवर्स है। यहां पे एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो किलोमीटर अपॉन आवर्स में। क्लियर हो गया। चलो, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब देखो, अब आपको ये मान लो कि डेरिवेटिव पता था, यही था भाई, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट भी तो ये था, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ये लिख दिया, किलोमीटर पर आवर्स। ओके, चलो अब फॉर एग्जांपल ऐसे करते हैं कि इफ यू नो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, मतलब आप किसी टाइम या किसी पल या किसी क्षण पे, ठीक है, कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको पता है, देन देयर अराइज अ नेचुरल क्वेश्चन, दैट इज कैन वी डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट। अगर अपन को जैसे कोई वेलोसिटी पता है, कोई इंस्टेंटेनियस, कि भाई इस टाइम पे जो थी, जैसे 11:12 और 13 सेकंड पे जो थी, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो थी वो इतनी थी, तो क्या एक नेचुरल सा क्वेश्चन अराइज होता है कि अपन जो है उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, क्या किसी और टाइम या किसी और समय पे जो है वो निकाल सकते हैं क्या। जैसे 11:12 और 13 सेकंड पे पता थी, तो क्या किसी और समय पे निकाल सकते क्या उससे। ये नेचुरल क्वेश्चन अराइज होता है। देयर आर सेवरल सच प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल सिचुएशंस वेयर द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पे जो है वो इंटीग्रेशन वाली बात आती है, क्योंकि देखो आपके पास जो था एक ऑब्जेक्ट था, वो मूव हो रहा था टाइम के अकॉर्डिंग, जो है वो आप उसको नोट करें, जैसे कार थी। ठीक है, तो आपने सिंपल से उसकी स्पीड फाइंड कर ली कि भाई इस टाइम पे ये था 50 किलोमीटर पर आवर्स थी। ओके, तो ये क्या थी बेटा, रेट ऑफ चेंज है आपके लिए। ये रेट ऑफ चेंज ही तो है। ठीक है, किस में चेंज है भाई, भाई डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में। ये एग्जांपल वहां पे भी दिया है डेरिवेटिव में मैंने। तो ये जो चीज थी, ये रेट ऑफ चेंज थी। क्या इससे अपन जो है वो किसी और टाइम पे जो है वो निकाल सकते हैं क्या। तो इस तरह के जो एग्जांपल होते हैं, इस तरह के प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल जो सिचुएशंस होती है, वहां पे दो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज इन्वॉल्व्ड, वहां पे इंटीग्रेशन जो है बेटा काम आता है। समझ गए होंगे आप
कि भाई जो एग्जैक्ट डिस्टेंस चल रही थी टाइम के अकॉर्डिंग, तब उन दोनों को मिलाया तो डेरिवेटिव आ गया। तो ये डेरिवेटिव आया तो क्या इससे वापस किसी टाइम पे वो निकाल सकते हैं? बात तो आप समझ गए होंगे ना, एग्जैक्ट इनवर्स जो है वो सिचुएशन है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अराइजेज आउट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स। ठीक है, फॉलोइंग टाइप्स, the development of the integral calculus arises out of the efforts of solving the problems of the following times। देखो बेटा यहां पे अपन को दो चीजें पता चली। क्या चीजें पता चली? एक तो देखो, the problem of finding a function whenever its derivative is given। मैंने क्या बोला? डेरिवेटिव से वापस उस फंक्शन को निकालना क्या है? इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। ठीक है, चलो इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इनडेफिनेट इंटीग्रल। मतलब है तो इंटीग्रल ही आपका, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। है तो इंटीग्रल ही, पर ये क्या कहलाता है बेटा? इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। इसी में जो है ये डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट है कि डेरिवेटिव दे रखा है, फंक्शन लेके आ जाओ। इसी में एक दूसरा पार्ट है कि द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशंस। मतलब आपको जो कुछ कंडीशंस दे रखी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ एरिया जो है वो बाउंडेड बाय सम कर्व्स है। कोई जैसे कोई भी कर्व पार्ट बना लिया, जैसे ये आपका था, ये आपने कर्व बना लिया, ये बना लिया और ये बना लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस ये बना दिया, और अब ये आपको एरिया फाइंड करना बेटा, समझ रहे हो? तो यहां पे जो है वो क्या काम आएगा बेटा? यहां पे इंटीग्रल काम आएगा बेटा। क्या काम आएगा? इंटीग्रल काम आएगा, क्योंकि इंटीग्रल का मतलब है छोटे छोटे पार्ट्स को जो है वो आप एक स्मॉल पार्ट्स लोगे और उसके लिए आप चीजें जो है वो लिमिट लगाओगे बेटा। मतलब लिमिट का मतलब है आप एक फाइनाइट चीज लोगे कि भाई x इक्वल्स टू 2 to 4। ये धीरे धीरे चीजें जब आएगी तब क्लियर हो जाएगी। तो अभी तो आप सिर्फ इतना समझो कि द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन, एक तो आपको वापस फंक्शन फाइंड करना होता है f' से। द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशंस, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल, जिसका सबसे पहली स्लाइड में मैंने जो है वो सबसे पहली स्लाइड के अंदर जो है मैंने उसका नाम लिया था क्या? ये देखो, ये चीज थी। इंटीग्रल कैलकुलस जो है मोटिवेटेड बाय द प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग एंड कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। समझ में आ गया? तो मेन जो है इंटीग्रल जो है मेन यहाँ पे दो काम करता है। एक तो आपको वापस फंक्शन दिलाता है, दूसरी चीज जो है वो कुछ बाउंडेड एरिया होता है, कुछ ग्राफ्स के द्वारा कुछ बाउंडेड एरिया है। तो वो जो है मतलब सर्टेन कंडीशंस तो होगी आपको कि भाई x इक्वल्स टू 2 लाइन है, x इक्वल्स टू 4 लाइन है, तो उसके द्वारा जो बाउंडेड एरिया है उसको रीजन को जो है फाइंड करना। वो किस तरीके से फाइंड करते हैं वो अपन नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज आएगी उसके अंदर अपन डिटेल से बात करेंगे सारी की सारी, और समझाएंगे कि भाई वास्तव में जो है वो किस तरीके से, और इसका तो है आपके एक पर्टिकुलर जो है वो चैप्टर है। ठीक है, चलो समझ में आया अब तो कि डेरिवेटिव क्या है और इंटीग्रल क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है और इंटीग्रेशन क्या है। सो डिफरेंशिएशन क्या है, वापस से मोटा मोटा अपन जो है वो रिवाइज करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है बेटा? सो डिफरेंशिएशन जो है वो क्या है? डिफरेंशिएशन जो है वो किसी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना आपको, ठीक है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और इसी कॉन्सेप्ट पे जो है वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बना था बेटा। अच्छा ये क्या है? इससे अपन देखो डेरिवेटिव कोई दूसरा फंक्शन आ गया, क्या वापस से वही फंक्शन लेके आ सकते हैं एग्जैक्ट? तो वो चीज जो है वो उसको क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रल, और उस प्रोसेस को वे क्या बोलते हैं बेटा? इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है दो काम हो गए। तो एक तो क्या हो गया बेटा कि आपको जो है एक तो एरिया फाइंड करना होता है, जैसे डिफरेंशिएशन ने तो यहाँ पे अपना काम कर दिया, जो था स्लोप निकाल दी, पर यहाँ पे इंटीग्रेशन का काम है कि जैसे बाउंडेड एरिया वो फाइंड करना और एक वापस से जो है वो फंक्शन लेके आना। तो जो वापस से फंक्शन लेके आते हैं उसको तो क्या बोलते हैं बेटा? इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। और अगर आप एरिया फाइंड करना है कुछ पर्टिकुलर जैसे बाउंडेड रीजन है उसका, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। समझ में आया? चलो यहां तक हो गया अपना, ये हो गया था। ठीक है, तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल और ये डेफिनेट इंटीग्रल, यहाँ पे दो पार्ट में इसका यूज हो रहा है इंटीग्रल का। ठीक है ना, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल दोनों मिलके ही क्या बनाते हैं? इंटीग्रल कैलकुलस बनाते हैं। क्लियर हुआ? बढ़िया से समझ में आ रहा होगा आपको। इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या था? इनडेफिनेट इंटीग्रल ये था कि आपके पास कोई ये थे और इससे आप वापस क्या लेके आ जाओ बेटा? फंक्शन लेके आ जाओ। और डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रल में आपको जो है वो बाउंड्रेड रीजन जो है वो फाइंड करना होता है बेटा। ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट क्यों है? क्योंकि देखो इनडेफिनेट यहाँ पे कुछ नहीं है। डेफिनेट क्यों है? क्योंकि डेफिनेट में आपको यहाँ पे कंडीशंस दी हुई होगी, सर्टेन कंडीशंस होगी कि यहां से लगा के यहां तक, समझ रहे हो, यहां से लगा के जैसे x इक्वल टू 2 से लगा के 4 तक, तो डेफिनेट होगी। तो इसीलिए इसको बाउंडेड रीजन में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। समझ में आया?
तो चलो ये डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल दोनों मिलके ही बेटा क्या बनाते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस बनाते हैं। तो ये सारा का सारा जो था वो इंटीग्रेशन का निचोड़ था बेटा, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इंटीग्रेशन जो है एज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि इंटीग्रेशन क्या है बेटा, डिफरेंस इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर है? तो किस तरीके से समझते हैं, जैसे कि आपने जो है वो डी अपॉन डी एक्स, जैसे साइन एक्स का आपने डेरिवेटिव निकाला, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या आया आपके पास, कॉस एक्स आया। ठीक है, अब जैसे आपने एक्स क्यूब बाई 3 का निकाला तो आपके पास एक्स स्क्वायर आया, आप किसी का भी एक निकाल सकते हो। और जब डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का निकाला तो आपके पास क्या है, ई की पावर एक्स आया। ठीक है, ये सिर्फ आप नोट करना, अभी आप चीजों को समझो, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो आप बहुत जगह जो है वो इंटीग्रेशन पढ़ते हो, बहुत जगह डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, बट अगर बच्चे को पूछते हैं कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है या क्या बेसिक मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, क्या आप मुझे समझा सकते हो कि एक्चुअल में क्या है, तो वहां पे वो कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं बोल पाते हैं कि भाई ये बोलेंगे डिफरेंशिएशन का मतलब एक पॉइंट पे आना और इंटीग्रल का मतलब उन पॉइंट को जोड़ के वापस चले। ये बेसिक सी चीज है, मतलब ये चीज सुनने को मिलती है वहां पे, क्योंकि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं पता है। पर आज जो है मैं आपसे ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ कि एक बार बेटा जो है आप इस, ये कैलकुलस कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत अपने आप में जो है वो बहुत विस्तृत है। अगर आप मैथ्स को पकड़ रखे हो, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो और आगे कहीं भी जा रहे हो, ये पूरी की पूरी आपके आने वाली, बोलिए आप बीएससी कर लो, एमएससी कर लो, बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, ये आपको हमेशा मिलेंगे वहां पे। ठीक है, पूरी की पूरी पर्टिकुलर एक बुक आएगी वहां पे, और पर्टिकुलर बुक आएगी। ये तो अभी आपके एक चैप्टर आया, अब तो पर्टिकुलर बुक आनी शुरू हो जाएगी फिर। सो अपने आप में ये बहुत विस्तृत है, बहुत फैली हुई है, इसलिए इन चीजों को बेसिक से समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो अभी तो आप जो है इस स्टार्टिंग में हो, तो स्टार्टिंग में हो तो ये चीजें जो है वो आसानी से आप समझ लोगे, पर जैसे ही जैसे आप लोग मान लो बीएससी में चले गए, एमएससी में चले गए, या बीटेक या एमटेक तक चले गए, और वहां जाके आपको इसका बेसिक नहीं पता कि भाई एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या था इंटीग्रल का और डिफरेंशिएशन का या डेरिवेटिव का, तो फिर क्या बोलोगे? वहां पे सिर्फ फॉर्मूला याद रखो कि भाई डेरिवेटिव का ये होता था, इंटीग्रल के ये फॉर्मूला है क्या चीज। अच्छा, वहां जाके ये पढ़ने आओगे क्या? तब तक आपके पास कितना सारा इकट्ठा हो रखा होगा, इन 4, 5, 6 सालों के अंदर इतना सारा इकट्ठा हो रखा होगा, जिनमें से बीच के साल तो आपने इसका बिना कॉन्सेप्ट जाने ही पढ़ लिया, फिर क्या मतलब निकला उसका। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पे अपने लिए इंटीग्रल को, क्योंकि ये जो है अब अपने जिंदगी भर साथ देने वाला है, समझ गया ना। चलो, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल दोनों मिलके क्या हो गया बेटा, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन पहले ही क्लियर हो चुका है अपने, साइन एक्स का कॉस एक्स आ गया, एक्स क्यूब बाई 3 ले लिया तो उसका बेटा एक्स स्क्वायर आ गया, और ई की पावर एक्स का बेटा ई की पावर एक्स आ गया। चलो, ये आपने नोट कर लिया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप देखते हो कि अगर आपने साइन एक्स लिया बेटा, आपने जो है वो क्या लिया था कि आपने लिया था डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स लिया था। जब आपने डी अपॉन डी एक्स जो है वो साइन एक्स लिया तो उसका जो है बेटा क्या आया, कॉस एक्स आया था। पर मैं कहता हूं कि अगर आप साइन एक्स के पास कुछ नंबर ले लो, जैसे 2 प्लस साइन एक्स ले लिया, और अब मैं आपको बोलूं कि बेटा इसका डेरिवेटिव निकालो, तो आप बहुत समझदार हो, आप बोलोगे कि गुरुजी कांस्टेंट का जो है वो क्या होता है बेटा, 0 होता है, और साइन एक्स का जो है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो इसका भी क्या आया, कॉस एक्स ही आया। तो यहाँ पे बड़ी सी एक सोचने वाली बात है कि सिंगल मतलब ओनली साइन एक्स था तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स आया, जबकि साइन एक्स के साथ कुछ टर्म्स ऐड हो रखी थी या फिर जो भी सब्ट्रैक्ट हो रखी थी, प्लस माइनस 2 कोई भी रियल नंबर कुछ भी मान लो, कांस्टेंट नंबर, तो भी आपके पास cos x ही आया। समझ रहे हो? अब देखो थोड़ा सा अपन सोचते हैं इसमें, ये यही कहना चाह रहा है कि भाई साइन x का cos x आता है, यहां तक तो बात ठीक है, पर साइन x के साथ कुछ कांस्टेंट है तो भी उसी का क्या होता है बेटा, cos x आता है। ये बात सब पे ही लागू होती है, क्योंकि डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो कांस्टेंट का बेटा डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ये चीज यहां पे दो है देखने को मिल रही है कि एक्स क्यूब बाई 3 का निकाला था तो अपने पास क्या आया था बेटा, एक्स स्क्वायर आया था। जब अपन ने एक्स क्यूब बाई 3 का निकाला था तो अपने पास क्या आया था, एक्स स्क्वायर आया था। तो एक्स क्यूब प्लस 3 के साथ अगर कुछ कांस्टेंट लो तो भी वही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। चीजों को समझना, क्योंकि अब अपन जो है वो बढ़ रहे हैं इंटीग्रल के फॉर्मूले की तरफ। जब अपन ई की पावर एक्स का किया था तो ई की पावर एक्स का जो है वो ई की पावर एक्स ही आया था, पर अगर उसके साथ में वापस से कांस्टेंट ले लेता हूं तो भी की पावर एक्स आ जाएगा। अब देखो, अब जब आप इनवर्स प्रोसेस में आते हो बेटा, इधर देखो
जैसे आपने साइन एक्स का कॉस एक्स कर लिया, तो जब आप इंटीग्रल फॉर्मूला बनाते हो तो इंटीग्रल फॉर्मूला ये कहता है कि आप इधर से इधर आओगे, है ना। तो जब आप कॉस एक्स से जब इधर आ जाओगे, समझना इस चीज को, तो कॉस एक्स से इधर आ जाओगे बेटा तो साइन एक्स मिलेगा। पर यहां पे आप देख रहे हो कि कॉस एक्स से इधर आने पे आपको साइन एक्स प्लस सी भी तो मिलना चाहिए था, क्योंकि दोनों का ही किया तो अपने पास कॉस एक्स आया था। अब सही कौन सा लेवे, समझे भाई। साइन एक्स का आपने किया तो आपके पास cos x आया, और साइन एक्स प्लस सी का भी किया तो आपके पास cos x आया। तो जब अपन इंटीग्रेशन के प्रोसेस को अप्लाई करेंगे बेटा, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलोगे सर साइन x होगा, क्योंकि साइन का ही तो डेरिवेटिव cos हुआ था, तो cos का इंटीग्रेशन साइन होगा। पर इस वाले का भी तो cos हुआ था, तो आप क्या बोलोगे, ये बोलोगे कि सर cos x के दो इंटीग्रेशन होते हैं, साइन x भी होता है, साइन x प्लस सी भी होता है। नहीं, ज्यादा सही इसी को ले लेंगे जहां पे सी जो है वो अपन कांस्टेंट मान लेंगे, जीरो भी हो सकता है। जब जीरो हुआ तो बात तो खत्म होगी। इसीलिए यहां पे एक चीज जो है वो ज्यादा जरूरी हो जाती है कि भाई साइन एक्स के साथ कोई भी कांस्टेंट आएगा तो भी वो cos x ही देगा, और सिंगल अगर साइन एक्स पड़ा है अकेला तो भी वो क्या देगा बेटा, cos x ही देगा। अब समझो बात को। तो जब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाओगे बेटा, तो आप जब भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाओगे तो उसमें हमेशा ही जो है वो क्या लिखोगे बेटा, प्लस सी लिखोगे। क्यों, क्योंकि आप ये मान के चलोगे बेटा कि हो सकता है कि डेरिवेटिव करते टाइम यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा जो जीरो हो गया इंटीग्रेशन में। तो आपने डेरिवेटिव किया बेटा, तो डेरिवेटिव किया तो कांस्टेंट तो जीरो हो गया, वो तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, समझे ना। वो यहाँ पे क्यों शो करेगा जब वापिस आएंगे तो इसीलिए जो है वो आपको यहाँ पे क्या करना बेटा, प्लस सी लगाना पड़ेगा इन फॉर्मूलों के अंदर। ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले करेंगे तो वहां पे प्लस सी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो जो फंक्शन था, क्योंकि देखो अभी तो यहाँ पे दे रखा है साइन एक्स, आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालने के लिए सिंपल सा दे रखा होगा बेटा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन निकालो। अब आपको क्या पता कि ये खाली साइन एक्स ही है, और आपको क्या पता कि ये साइन एक्स प्लस सी है। इन दोनों का ही तो ये हुआ था कि नहीं भाई, साइन एक्स का भी cos x हुआ था, साइन एक्स प्लस सी का भी cos x हुआ था, समझे। तो अगर साइन एक्स था तो उसका तो सी हुआ तो ठीक है, अगर साइन एक्स प्लस टू होता यहां पे तो उसका भी cos x होता, अगर साइन एक्स प्लस थ्री होता तो सभी का cos x ही तो हुआ था, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकाला था, क्या हुआ था, cos x हुआ था। तो वापस इंटीग्रेशन करने आएंगे बेटा तो खाली इंटीग्रेशन तो साइन मिलेगा फिर तो फिर ये कहां गए, मान लो आपके साइन एक्स प्लस थ्री था, आपने cos x लाया और cos x का करने गए तो आप तो साइन लेके आ गए, फिर तो गलत हो गया ना बात। नियम तो ये कह रहा था ना कि आप फंक्शन से डेरिवेटिव निकाल रहे, डेरिवेटिव से वापस फंक्शन निकाल, आप फंक्शन कहां लेके आए, आप तो ये लेके आ गए। तो इसीलिए जो है अपन जो है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो ले लेते हैं बेटा, कि जब कभी भी आप वापस इंटीग्रेशन वाले प्रोसेस में आते हो, मतलब कि जैसे आपने ये देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो ये लास्ट बार मैं जो है आपको वापस से समझा देता हूं कि जब आपने डी अपॉन डी एक्स टू प्लस साइन एक्स जो था बेटा इसका किया तो आपके पास जो है बेटा क्या है, cos x आया। तो जब आप इंटीग्रेशन करने जाओगे बेटा, ठीक है, तो आपको तो इतना पता है बेटा कि साइन एक्स अगर होता तो साइन एक्स का भी क्या आता, cos x आता। दिमाग में तो आपके ये रहेगा, आपको ये थोड़ी दिखेगा, आपको तो ये दिखेगा खाली कि भाई cos x बड़ा है, cos का तो साइन होता है, पर एक्चुअल में तो ये था अपना फंक्शन। तो तब अपन क्या करते हैं, अपन ने इस दो को मिस किया है अपन ने, समझ रहे हो। तो अपन क्या करते हैं, अपन को कई मौकों पे जो है, मतलब हर एक जगह पे जो है अपन को ये पता भी नहीं होगा कि भाई एक्चुअल में अपना फंक्शन जो है वो खाली सिंगल था या साथ में प्लस टू प्लस थ्री कुछ था। तो इसीलिए अपन क्या करते थे, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेते हैं भाई, क्या कर देते हैं कि इंटीग्रेशन में आएंगे तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेंगे भाई, cos x का क्या होता है, sin x प्लस सी होता है। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिया, अब भली मान लो वो जीरो था तो कोई दिक्कत ही नहीं, भली वो टू था तो वो टू गिना जाएगा, जो भी था। अपन क्या करते थे, वापस जब इंटीग्रेशन के प्रोसेस में आते हैं तो अपन क्या करते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेते हैं। समझ में आया। तो सी क्यों लिया जाता है इंटीग्रेशन के प्रोसेस में, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया जाता है ताकि वो इन सबको जो है वो मैनेज कर सके, इसमें और इसमें जो है वो भेदभाव नहीं रखे, समझ रहे हो ना, इन दोनों में जो है भेदभाव नहीं रखे, इसीलिए जो है वो सी को लिया जाता है। ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। थस द एंटी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स ऑफ द अबव फंक्शंस आर नॉट यूनिक। जैसे ये फंक्शन था कि साइन एक्स का cos x आया और टू प्लस साइन एक्स का भी cos x आया, तो यूनिक कहां हुआ, ठीक है। तो द यूनिक का मतलब ये था कि डेरिवेटिव में तो चलो ठीक है, टू प्लस साइन एक्स का भी cos x आ गया और साइन एक्स का भी cos x आ गया। जब अपन एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल निकालने जाएंगे तो cos x का साइन एक्स और cos x का वापिस से ये यूनिक नहीं हुआ ना, क्योंकि सभी
आप साथ में कोई भी कांस्टेंट लो सबका वही आ रहा है, और वापस उसका निकालने आ रहे हो तो कहाँ इतने सारे मिल रहे हैं आपको। तो देखो एक्चुअली देयर एग्जिस्ट इनफिनाइटली मेनी एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ ईच ऑफ दीज फंक्शंस, क्योंकि साथ में इनफिनाइटली मेनी नंबर ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं ऑफ दीज फंक्शंस व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय चूजिंग अ सी आर्बिट्रेरी फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये सब भेदभाव मिटाने के लिए आप एक काम करो, जब भी आप इंटीग्रल करो आप साथ में क्या कर दो, ऐड कर दो सी को, बात खत्म हो जाएगी, भेदभाव खत्म हो जाएगा इनका। समझ में आया? इसीलिए जो है वो इंटीग्रल के फॉर्मूले में साथ में क्या लेते हैं बेटा, सी लेते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी में क्या है, फॉर दिस रीजन सी इज कस्टमरली रेफर्ड टू एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये ध्यान रखना बेटा। चलो सी जो है वो क्या है बेटा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अब मतलब अपनी इच्छा से लिया हुआ, स्वेच्छ जो है वो नियतांक बोलते हैं इसको। इनफैक्ट सी इज द पैरामीटर बाय वेरिंग विच वन गेट्स डिफरेंट एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ द गिवन फंक्शन। मतलब सी जो है वही आपका सारा का सारा जो है वो डिफाइन कर लेता है कि भाई जो भी अंतर रहा है, जो भी कुछ रहा है, सी अपने आप में मैनेज कर लेगा। ये चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। यूनिकनेस वाली बात यहाँ पे आती है कि बेटा डी अपॉन डी एक्स है, आपने साइन एक्स किया तो कॉस एक्स आ गया। अब साइन एक्स +3 है आपके पास, ये साइन एक्स अपने आप में अलग है, +3 है। अब आपने इसका किया तो ये भी क्या आएगा बेटा, कॉस एक्स ही आएगा। जब एंटी डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो इसका कॉस का ये भी तो हो सकता है, ये भी तो आपके माइंड में ये रहेगा, पर ये भी तो हो सकता है +4 हो तो कितने सारे यूनिकनेस कहाँ रही, जब एंटी डेरिवेटिव निकालने गए तो यूनिकनेस कहाँ रही। तो इसीलिए जब कॉस एक्स का अपन क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन करेंगे तो जो भी बनेगा अपने साथ अपन प्लस में क्या कर देंगे, सी कर देंगे, जो भी साथ में होगा उसको मैनेज कर देगा। हो सकता है ये होना चाहिए था तो C0 हो जाएगा, ये होना चाहिए था C3 हो जाएगा, ये होना चाहिए था C4 हो जाएगा। समझ गए? तो ओवरऑल बात जो थी वो ये थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सो फाइनली F + C, ठीक है, C बिलोंग्स टू आर डिनोट्स अ फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ F, ठीक है ना। यहाँ पे जो फाइनली जो है F जो है बेटा, ये देखो इसको समझना है इस चीज को। सो फाइनली F + C मतलब जो भी आएगा इंटीग्रल आपका, जो भी आएगा मतलब जो आ गया मतलब वो कैपिटल F है, प्लस C डिनोट्स अ फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ F, डिनोट्स अ फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स है। फैमिली क्यों बोला बेटा, C का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, आप रियल नंबर्स में इन्फिनाइट नंबर है आपके पास, एंड नेगेटिव में आपके पास इन्फिनाइट नंबर है। रियल नंबर्स अपने आप में इन्फिनाइट है बेटा, तो इतने सारे नंबर्स हैं तो क्या होगा, साथ में बोलोगे तो क्या बोलेंगे, फैमिली बोलोगे ना। भाई एक चीज होता है कि भाई घर में अगर अकेला मेंबर हो तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई ये जो है एक्स है, ये इसका घर है। पर अगर आपके इतने सारे हो, इतने सारे मतलब मेंबर्स हो तो उनके लिए क्या बोलेंगे, तो फैमिली ऑफ कर्व बोल दिया। जैसे फैमिली ऑफ कर्व वहां पे बोलेंगे, यहाँ पे कर्व नहीं है तो अपन क्या बोलते हैं भाई, एक उनका जो सरनेम होता है वो करके फैमिली लिख देते हैं, लिख देना। शादियों में होता है ना, जैसे पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम जब नहीं लेना हो, पूरी फैमिली का होता है, तो ऐसे लिख देते हैं ना बड़ा सा कि भाई एक्स फैमिली, है ना। ये आपने बहुत जगह देखा होगा। सो यहाँ पे जो है F + C, C कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में से, तो F + C जो है वो डिनोट अ फैमिली ऑफ क्या बेटा, एंटी डेरिवेटिव्स या फैमिली ऑफ इंटीग्रल्स बोल सकते हो बेटा। समझ गए? इन व्यू ऑफ द अबव रिमार्क्स इट इज जस्टिफाइड टू रेफर दैट द फैमिली ऑफ F + C बिलोंग्स टू आर प्रोवाइड ऑल पॉसिबल एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ F। क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये अगर +C कर दिया, जो भी आपके आना चाहिए था एंटी डेरिवेटिव वो आ जाएगा। C की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 हो गई तो वो खुद फंक्शन हो जाएगा, 0 के अलावा कुछ हो गया 1 2 3 4 वो मैनेज कर देगा अपने आप में। समझ में आया? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इंटीग्रल को, और थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि एक्चुअल में जो है वो क्या चीज है। आगे बढ़े, चलो आगे देखो वी इंट्रोड्यूस। अच्छा अपन ने अब तो पता तो चल गया अपन को, फाइनली अपन समझ गए कि भाई जब f(x) था तो उससे अपन f' लेके आ गए, और यहां से जो है अपन ये लेके आ गए क्या बेटा, इंटीग्रेशन। अच्छा अब मैंने ये बोला था कि भाई d/dx जो है sin x का क्या हुआ था, cos x। तो cos x का इधर देखना, यहां से यहां जाना। सो cos x का, अगर आप cos x का इंटीग्रेशन निकालोगे बेटा, क्या निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा वापस sin x, और प्लस में मेरे को c लेना पड़ेगा। तो क्या आप बार बार ये लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x है ये तो नहीं लिखोगे ना। तो आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर कोई नई चीज होती है इसके लिए एक पर्टिकुलर क्या होता है, सिंबल होता है, डिनोट करना पड़ता है उससे। सो देखो वी इंट्रोड्यूस ए न्यू सिंबल, नेमली ये वाला, ये जो है ना ये ऐसा एस टाइप का है, ठीक है ना, बिखरा हुआ ऐसे, फैला हुआ ऐसे चलो
सो ये एफ ऑफ एक्स डी एफ विच विल रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स रीड एज द इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट पढ़ना है, यहाँ पे कुछ लिमिट आ जाती है बेटा, यहाँ से यहाँ तक 2 4 तो वो डेफिनेट हो जाता है, इसमें ज्यादा डरना मत कि इनडेफिनेट क्या है, इंटीग्रल ही है, ठीक है, दोनों इंटीग्रल, दोनों मिलकर इंटीग्रल बनाते हैं, बस वो वहां पे जो है पर्टिकुलर एरिया के लिए हो जाता है, वो हमेशा एरिया को बता देगा वहां पे। चलो, इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, समझ में आया? तो अब देखो, अब मैं ये नहीं लिखूंगा, अब मैं क्या लिखूंगा बेटा, ये लिखूंगा cos x। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे, जब यहाँ x के रेस्पेक्ट में हो रहा था तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, x के रेस्पेक्ट में होगा। ओके, क्या हो जाएगा बेटा, sin x प्लस c। कितना सुंदर सा देख लो फॉर्मूला बन गया, हंसते हंसते समझते ही समझते जो है वो फॉर्मूला बन गया, जबकि बच्चे जो है वो डायरेक्ट रख देते बेटा cos x का क्या होता है, sin x होता है? ये क्या बात हुई? तो बात ये हुई कि देखो अपन ने चीजों को जो है बेसिक से समझा और फॉर्मूला बना के लिख दिया आपके सामने पूरा का पूरा कि ये वास्तव में ये चीज जो थी एक्चुअल में ये थी। ओके, सो सिंबलिकली वी राइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है बेटा, ठीक है ना, ये देखो आप, मैंने यहाँ पे फाइनली जो है पूरी एकदम क्लियर फॉर्म में लिख दिया कि इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है बेटा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा। समझ में आया? इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स किसी फंक्शन का इंटीग्रल होगा बेटा, तो वो क्या होगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, मतलब जो आपका वास्तव में एक्चुअल जो फंक्शन था, जो आया था अपने फैमिली ऑफ कर्व, वो था एक्चुअल में, ठीक है। जैसे देखो इसका मैंने कर दिया तो क्या आया, जो एक्चुअल में जो था वही आएगा, फैमिली ऑफ कर्व। क्यों आया फैमिली ऑफ, फैमिली क्यों आया, क्योंकि प्लस सी ले लिया मैंने। तो देखो अगर प्लस सी नहीं होता ना तो यहाँ पे फैमिली नहीं लगती, क्योंकि प्लस सी नहीं होता तो जैसे कॉस का आया साइन एक्स, तो मैं साइन एक्स रख देता। अब साइन एक्स ही है भाई, आप कुछ भी कर लो साइन एक्स ही रहेगा। ओके, पर जैसे ही प्लस सी जुड़ गया बेटा, अब सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सो कुछ भी हो सकती है, इतनी सारी वैल्यूज है, समझे मेरी बात को? तो इतनी सारी वैल्यूज है बेटा, तो अब आप खुद सोच लो, इतनी सारी वैल्यूज है तो वहां पे क्या आएगा, फैमिली आएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। अब देखो समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन क्या कहता है कि भाई इसमें बेटा ये जो है ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इस चैप्टर में ये कि पूरा चैप्टर जो है वो बेटा फॉर्मूला बेस्ड है और मेथड बेस्ड है, कि आप मेथड सीख जाओ एंड फॉर्मूले तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, नहीं तो कोई इलाज ही नहीं है इसका, है ना। बोलते हैं ना कि भाई आपको अगर ये कुछ मतलब कोई एक्स है, उसी को अगर कोई डिसीज है पर्टिकुलर कि भाई तो आपको ये दवा तो लेनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई इलाज ही नहीं है। या फिर बोलते ना कि अब ऑपरेशन ही लास्ट इलाज है, तो करवाना ही पड़ेगा, फिर करवाना ही पड़ता है। सो यहाँ पे भी जो है वो एक इलाज है कि आपको जो है वो ये फॉर्मूले लर्न करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा यहाँ पे कोई चारा नहीं है ना। अगर आपने लर्न नहीं किया तो आपको कोई चारा नहीं डालेगा फिर। चलो स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बेटा पढ़ते हैं कि मैंने साथ साथ में आपकी सुविधा के लिए बेटा डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले, डेरिवेटिव्स का मतलब जो डेरिवेटिव्स जो थे वास्तव में वो भी लिख दिए और इंटीग्रल्स में जो थे वो भी लिख दिए मैंने आपको, ठीक है, ताकि आप जो कंपैरिजन करो ना तो आपको पता रहे कि हाँ एक्चुअल में मेरे पास ये चीज थी, डेरिवेटिव अपन ने पढ़ रखे, एक्चुअल में ये था और मेरे पास जो है वो ये आया। चलो अब देखो डेरिवेटिव्स की बात करते हैं बेटा, तो जनरली अपन x की पावर n पढ़ते थे तो n x की पावर n-1 हो जाता था वहां पे। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखो डेरिवेटिव करते हो किसका बेटा, d अपॉन dx, इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हो, ठीक है, तो देखो x की पावर n से अगर आप करते हो जैसे ये है, तो 1 अपॉन के n+1 तो बेटा कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लो। तो x की पावर n से करते हो तो क्या आ जाएगा, n x टू दी पावर n-1, मतलब ये पूरा है, इसमें से -1 ही हट गया, x की पावर n बचा, इससे ये हट गया, 1 आ गया। सो ओवरऑल आपके पास क्या आ गया, x की पावर n आ गया। तो इसका डेरिवेटिव किया तो x की पावर n आया बेटा। ये x आप बोलोगे सर यही क्यों लिया बेटा, तो यहाँ पे फॉर्मूला जैसे इसमें जो है यहाँ पे आपने किसका बनाया था, इसका बनाया था कि नहीं बनाया था, x की पावर n इजिकल्स टू n x की पावर n-1 का ही तो फॉर्मूला बनाया था। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल फॉर्मूला वो भी x की पावर n का बना रहे हैं अपन, ठीक है। तो देखो आपने यहाँ पे एक चीज देखी कि जब इसका आपने किया किसका बेटा, कि भाई d अपॉन dx x की पावर n+1 अपॉन n+1 का जब आपने किया तो x की पावर n आया। तो जब आप इंटीग्रल करोगे मतलब इसका करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, समझे। सो x की पावर n dx का करेंगे तो x की पावर n+1 अपॉन के n+1 प्लस सी, एन जो है वो नॉट इक्वल टू -1, आपको पता है ये तो हर जगह लगा होगा, है ना। चलो भाई ये तो यहाँ की संस्कृति है, कल्चर है यहाँ का, ये तो होना ही चाहिए साथ में, नहीं तो वो इन्फिनाइट में चला जाएगा बेटा। चलो तो प्लस सी देखो लगाना मत भूलना बेटा, हर इंटीग्रल के हर फॉर्मूलों में जो है आपको प्लस सी मिलेगा। चलो पर्टिकुलरली वी नो दैट
अगर आप x का करते हो बेटा तो आपके पास क्या आता है, 1 आता है कि नहीं आता है? आप, मैंने क्या बोला था, खुद का खुद के रेस्पेक्ट में क्या आता है, 1 आता है। तो अगर आप 1 का करोगे तो वापस आपके पास क्या आएगा, x आएगा, और प्लस में बेटा क्या आएगा, c आएगा। तो आपने पहला फॉर्मूला सीख लिया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आप ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे c लगा हुआ है, ठीक है ना, ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट अगर अपन सेकेंड फॉर्मूले की बात करें कि तो अपन ने साइन एक्स का जब डेरिवेटिव किया था बेटा, डेरिवेटिव जब अपन ने साइन एक्स का किया था और डिटेल से बताया मैंने आपको, आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का जो है वो चैप्टर पीछे जाके देख सकते हैं, उसमें आप डेरिवेटिव का पोर्शन पूरा सा देख ले, अच्छे से आपको समझ में आएगा और बढ़िया से समझाया हुआ है कि एक्चुअल में क्या फॉर्मूला किस तरीके से बना था, ठीक है। और बाय प्रोसेस सारी चीजें बताई हुई है, और एक नहीं दो, कॉस का तो दो प्रोसेस से बताया हो कि इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, वो आपकी मतलब कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सो देखो डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का करोगे तो बेटा क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। ओके, तो वापिस कॉस एक्स का करोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी। ओके, जब आप कॉस एक्स का करते थे डेरिवेटिव तो माइनस साइन एक्स आता था ना, तो अपन को यहाँ पे अब देखो साइन का कर दिया है वो चीज, ठीक है, मतलब साइन का डेरिवेटिव कॉस आया तो कॉस का इंटीग्रल तो हो गया, अब साइन का इंटीग्रल चाहिए ना, तो देखो कॉस का करते थे तो माइनस साइन आता, माइनस इधर रख दिया मैंने, तो माइनस कॉस का करेंगे बेटा। जब आप माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव करते हो ना, इधर देखो तो माइनस बाहर आ गया, अब कॉस एक्स का क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है। तो जानबूझ के माइनस कॉस एक्स लिया बेटा, जानबूझ के लिया, ताकि जो है साइन एक्स पढ़ा रहे हैं और साइन एक्स का इंटीग्रल गिना जाए। फिर ये साइन एक्स, अब साइन एक्स का इंटीग्रल करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। समझ में आ गया? तो आप जो है, इसीलिए मैंने दोनों चीजें साथ साथ में लिखी, मैं चाहता तो अकेला ही लिख देता, बाकी दोनों चीजें साथ में लिखने से आपको फायदा होगा कि एक आप थोड़ा सा कंपेयर कर सके कि हाँ वास्तव में जो है वो इन्वर्स प्रोसेस है, और डेरिवेटिव से जो है वापस अपन अपना फंक्शन एंटी डेरिवेटिव लेके आ रहे हैं, या प्रिमिटिव लेके आ रहे हैं, या इंटीग्रल लेके आ रहे हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे जो है वो क्या कहता है समझते हैं। tan x का बेटा जब आपने किया था तो आपके पास sec स्क्वायर x आया था, अगेन आप sec स्क्वायर x का करोगे तो फैमिली ऑफ कर्व आएगा, tan x प्लस c आएगा बेटा। जब आपने cot x का किया था तो माइनस cosec स्क्वायर x आया था, माइनस इधर मैनेज कर दिया, तो जब आप cosec स्क्वायर x का करोगे तो माइनस cot x प्लस c आएगा। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। sec x का जो था वो sec x प्लस sec x का जो था वो sec x tan x आया था, ठीक है, प्लस नहीं है, सिर्फ sec x का जो था वो sec x tan x आया था, तो sec x tan x का करोगे तो वापस sec x प्लस c आ जाएगा। माइनस cosec x का जो था बेटा, मतलब cosec x का जो था वो माइनस cosec x cot x आता, माइनस इधर मैनेज कर दिया, तो वापस आप करने जाओगे बेटा तो माइनस cosec x प्लस c आ जाएगा। अच्छा, अब आपने डेरिवेटिव वाली चीज में ये पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स एक्स का बेटा जो डेरिवेटिव होता है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा साइन इनवर्स एक्स का, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करोगे बेटा तो वापस से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि इंटीग्रल जो होता है बेटा एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज ऑफ सी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। क्योंकि अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता तो वहां पे यूनिकनेस बनी रहती, बट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया, दैट मींस वो जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अगर cos इनवर्स x होता है तो बेटा ये साइन वाला जो था इसमें -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता रूट के अंदर, तो माइनस इधर ले लिया, मैनेज कर दिया। सो अगर d/dx जो है √1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स x प्लस सी होता है, और -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो cos इनवर्स x प्लस सी होता है, पर वो माइनस जो है वो मैनेज किया हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है कितने हो गए, 9 फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूला नंबर 10 है बेटा tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रल करते हो बेटा, देखो नोटेशन आपको पता है, डॉट में dx लगता है, 1 रख दो, भले dx ऊपर रख दो, तो tan इनवर्स x प्लस सी आ जाएगा। अगर आप इसका cot इनवर्स x का करते हो तो माइनस आ जाता है ऊपर, तो माइनस मैनेज कर दिया बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए तो क्या लिखोगे बेटा, माइनस cot इनवर्स x प्लस सी लिखोगे। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 12 जो है वो क्या कह रहा है बेटा कि sec इनवर्स x का जो है वो आता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है बेटा, 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है, ठीक है ना। थोड़ा सा फॉर्मूले पे आप जो है फोकस करना, तो जब इसका इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा, sec इनवर्स x प्लस सी आएगा। अगर cosec इनवर्स x का करते तो -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है, माइनस मैनेज कर दिया।
तो जब आप इसका करने जाओगे तो देखो दिखने में भली सेम है, पर जब आप इसका यहाँ पे माइनस मिल जाएगा आपको, तो बेटा क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो आप जो है इसका अंतर समझ सकते हैं। ई की पावर एक्स का बेटा क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है डेरिवेटिव, जबकि ई की पावर एक्स का इंटीग्रल जो है वो क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस सी। फैमिली ऑफ कर्व होता है, कौन सा फैमिली ऑफ कर्व, क्या, ई की पावर एक्स। ओके चलो समझ में आ गया। तो ये जो चीज है ये माइनस मैनेज करने वाली, ये आप जो है समझ लेना, जो आपको आया उसके अकॉर्डिंग आप लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे ई की पावर एक्स प्लस सी आएगा, जबकि वापस देखो जा रहे हैं तो खाली ई की पावर एक्स, तो आ रहे हैं तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है ना। पूरी फैमिली को लेके चल रहा है, आपको भी आपके पूरे परिवार को लेके चलना पड़ेगा ना, पूरे परिवार को लेके चलोगे ना आप, इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हो, ताकि पढ़ लिख के अच्छा नाम करो बढ़िया से अच्छे से, और फिर आप पूरी जिम्मेदारी जो है वो संभाल सको। तो एक्चुअल में वही चीज़ है, इंटीग्रेशन जो है वह आपको जो है साथ साथ में मोटिवेशन भी दे रहा है कि जो है पूरी फैमिली को लेके चलना है। देख लो पूरी फैमिली को लेके चल रहा है, एक एक फॉर्मूला जो है वो एक फैमिली को लेके चल रहा है, मतलब हर डिसीजन पे जो है उसकी फैमिली उसके साथ है और वो उसकी फैमिली को लेके चल रहा है। एग्जैक्ट जो है वो यही चीज़ आप में होनी चाहिए, आपको भी जो है पूरी फैमिली को साथ में लेके चलना है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, और आगे क्या कह रहा है। 15वां जो फॉर्मूला है 15, वो ये कह रहा है डी अपॉन डी एक्स। बेटा लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये दोनों केस में होता है, जब एक्स लेस देन 0 हो, ठीक है ना, जब एक्स लेस देन 0, जब आप खाली लॉग एक्स ले लो तो भी बेटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये किस कंडीशन में, जब एक्स ग्रेटर देन 0। और डी अपॉन डी एक्स अगर आप लॉग माइनस एक्स ले रहे हो बेटा तो क्या हो जाएगा, तो भी 1 अपॉन एक्स हो जाएगा जब एक्स लेस देन 0। तो ये लेस देन और ग्रेटर देन 0 दोनों को साथ मिला के लिख दिया बेटा, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या दे दिया इसने, मॉड दे दिया, ठीक है। चलो समझ गए आप, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0। चलो तो लॉग मॉड एक्स लिख दिया इसीलिए आप समझना, क्योंकि प्लस माइनस में लोगे तो भी 1 अपॉन एक्स ही आता है। तो डी अपॉन डी एक्स लॉग मॉड एक्स है बेटा, लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स होता है, और 1 अपॉन एक्स का अगर आप करोगे तो लॉग मॉड एक्स प्लस सी हो जाएगा बेटा। चलो अच्छा ये आप समझो थोड़ा सा कि ए की पावर एक्स का अगर आप डेरिवेटिव करते हो बेटा, डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स लॉग ए, डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स लॉग ए अगर आप करते हो तो आपके पास बेटा क्या आता है, देखो ए की पावर एक्स का आप खाली ए की पावर एक्स का कर लो बेटा, ए की पावर एक्स का क्या आता है बेटा, ए की पावर एक्स लॉग ए आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अगर आप लॉग ए को इधर लेके आ जाओ तो कांस्टेंट ही तो है, फर्क क्या पड़ेगा। आप बोलोगे सर ये क्यों करते हैं ऐसे, बेटा ये इसलिए करते हैं कि अब यहाँ पे ए की पावर एक्स बचा, अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, समझ गए कि नहीं समझे। ये देख लो ए की पावर एक्स लॉग ए, समझ में आया, इसीलिए करते हैं ताकि जो है एक फॉर्मूला बना हुआ रहे। आप तो खाली अगर आपको डेरिवेटिव याद है ना तो इंटीग्रेशन में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, ये समझ के चलना। अगर आपको डेरिवेटिव याद है तो आपको इंटीग्रेशन में कभी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। चलो क्लियर हुआ, आगे बढ़ते बेटा, समझते हैं और क्या कह रहा है। ये समझ में आया कि भाई ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स लॉग ए होता है। चलो अब मेरे को क्या निकालना है, अच्छा आपके पास अगर ये दिया हुआ है ना ए की पावर एक्स लॉग ए, इसका इंटीग्रेशन करना पड़े तो ए की पावर एक्स लिख देना। बट यहाँ पे क्या पर्टिकुलर फॉर्मूले बनाते हैं कि भाई आपने डिफरेंशिएशन किसका किया था, ए की पावर एक्स का, तो इंटीग्रेशन भी जो है उसी का आप करवा लेते हैं। तो ए की पावर एक्स बचा हुआ रखते हैं, लॉग ए इधर लेके आ जाते हैं। अब इसका जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। समझ में आया कि नहीं आया, और प्लस में सी फैमिली को लेके चल रहा है, समझ में आया। तो इंटीग्रेशन हमेशा ध्यान रखना फैमिली को लेके चलता है, डिफरेंशिएशन अकेला चलता है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन जो है वो लेके चलता है फैमिली को, आपको भी एक लाइक इंटीग्रेशन चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब जो इंटीग्रल है इंडेफिनेट ही होगा एक्चुअली, सीधी सी बात है। तो उसका जो है वो ज्योमेट्रिकली जो है रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या शो करता है बेटा, ये भी समझना बहुत जरूरी है ना, चीजों को समझना है। ऐसे क्वेश्चन पे सीधा युद्ध नहीं करना, वॉर नहीं करना, सीधा क्वेश्चन पे टूट पड़ा, अरे क्वेश्चन आ गए, चलो चलो इसका तो इस मेथड से हो जाएगा, ये हो गया हो गया हो गया फटाफट से, अरे नहीं हुआ, कहाँ अटक गया यार, मेथड भूल गया, क्या हो जाएगा इसका, क्या होगा। ये तब होता है जब आपने चीज़ों को सही से नहीं पढ़ा बेटा। अगर आपने चीज़ों को सही से पढ़ा है, पेपर पलटोगे, अच्छा ये क्वेश्चन है, इस तरीके से होगा, सॉल्व भी हो जाएगा आपसे। तो थोड़ा सा समझा करो चीज़ों को और उस हिसाब से जो है वो आगे बढ़ो, फिर आप देखना कि कितना फर्क आएगा। अगर आप भी उन भागा दौड़ में ये सब चीज़ें करते हो कि भागम भाग में फटाफट से पढ़ लिया, कुछ बच्चे क्या करते हैं डेरिवेटिव के फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, चले गए एग्जाम में, क्वेश्चन देखे नहीं देखे, डेरिवेटिव के फॉर्मूले पढ़ लिए,
भाग गए। अब उसको पता है कि भाई फॉर्मूले बेस पे है तो फॉर्मूला आ जाएगा तो कर लेंगे। बेटा ऐसा नहीं है, कुछ चेंज भी करना पड़ता है आपको, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ज्योमेट्रिकली मीनिंग अब क्या होता है उसके बारे में फाइनली अब अपन समझता है, तो ध्यान से समझना, क्योंकि मैं जो सारी चीज़ें बताता हूँ वो कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चंस बाद में, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। समझ में आया ना। तो देखो करते क्या है, जैसे मान लो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है बेटा, समझे। सो अपन ने ये ले लिया। अब अगर आप डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव अगर आप निकालते हो बेटा एक्स स्क्वायर का, तो वो क्या आ जाएगा, 2x आएगा, ठीक है। सो ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है बेटा, खाली एग्जांपल से आपको जो है वो समझा रहा हूं कि भाई आपने कोई फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जब आप उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो बेटा, क्या निकाल रहे हो, डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो वो एक्स स्क्वायर का बेटा क्या आ जाएगा, 2x आएगा, ठीक है। अब जब आप इंटीग्रल निकालने जाते हो या फिर एंटी डेरिवेटिव निकालने जाते हो, मतलब बता मैंने आपको दिया है, बट ज्योमेट्रिकली अब अपन इसको समझते हैं कि जब आप अब इसका देखो, इसका अगर आप निकालने जाते हो, क्या इंटीग्रल निकालने जाते हो बेटा, इनडेफिनेट इंटीग्रल बोल दो इसको, कुछ भी बोल दो आप। सो किसका बेटा, 2x का निकालने जाते हो तो वापिस से आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस सी आएगा कि नहीं आएगा, समझे। आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो 2x आया, सिंपल सी बात। अपना काम यहां से है कि मैंने तो एक एग्जांपल लिया बेटा कि जब आप 2x का निकालने जाओगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस सी आएगा कि नहीं आएगा। आप बोलोगे गुरुजी आएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। अब जैसे अपने पास ये जो है कार्टेशियन जो है कोऑर्डिनेट है। अब देखो टू एक्स का किया तो मेरे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस सी आया बेटा, ठीक है। क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस सी। मान लो सी की वैल्यू जो है वो 0 रख देता हूं मैं, ठीक है। ये क्या बेटा, एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे हो ना। समझे। अब देखो, अब मान लो जैसे सी की वैल्यू 0, आप बोल रहे हो कि सर बार बार आप फैमिली फैमिली बोल रहे हो, एक बार बताओ तो सर की फैमिली है क्या। तो सी की वैल्यू 0, तो आपके पास इंटीग्रल सिर्फ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। मतलब खाली जो फंक्शन आया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको बोलिए आप y ले लो बेटा, तो आपके पास जो है खाली क्या आएगा बेटा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कहां से जाएगा आपको पता है, जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अगर आप c की वैल्यू 1 लेते हो तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जैसे ही आप y कोऑर्डिनेट पे x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू 1, मतलब यहां से स्टार्ट होगा बेटा। आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा सा मैंने सही नहीं बनाया हो, पूरा बिगड़ गया। परफेक्शन तो ऐसे ही आएगा ना, एक दो बार तो बिगड़ता है फिर आता है ना परफेक्शन, बोलते हैं ना। कितने रीटेक लेने पड़ते हैं परफेक्शन के लिए, ठीक है। ये किसका आया बेटा, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आया। ये किसका आया बेटा, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आया, दिख रहा है आपको। चलो अगर आप c इज इक्वल टू 2 लेते हो तो ये हो गया, ओके। अगर आप माइनस में लेते हो तो अगर आप -2 लेते हो तो और अगर आप -3 लेते हो तो आपको पता तो चल गया होगा ना ओवरऑल, ठीक है। पैराबोला टाइप में आएगा और इस तरीके से आएगा बेटा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है पहले तो x, अगर आप c की वैल्यू 0 लेते हो तो बेटा, ठीक है, तो कांस्टेंट की वैल्यू, अगर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू बेटा 0 लेते हो तो 0 लेने पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये देख लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिंपली एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भाई। अब देखो अगर आपके पास इस तरीके से आ जाए तो, इस तरीके से आ जाए तो बेटा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अगर आप x 0 रखते हो तो y की वैल्यू 1 आती है, तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1 वाला पॉइंट है, ये 2 वाला पॉइंट है, ये -1 वाला पॉइंट है, -2 वाला पॉइंट है। तो ये आपने देखा कि एक ये फैमिली ऑफ कर्व आया, ये ज्योमेट्रिकली मैंने आपको बताया कि ये क्या क्या है, फैमिली ऑफ कर्व है,
ठीक है ना, क्या है, पैराबोला टाइप में है ये एक, समझ रहे हो मेरी बात को, क्या है, पैराबोला टाइप में। तो ये फैमिली ऑफ कर्व को मैंने यहाँ पे बता दिया, समझ में आया। तो बेटा यहां से जो है क्या रिजल्ट मिलते हैं, क्या एक अपन ने बनाया है तो उसका कुछ तो मतलब होता है, कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं तभी तो बनाया। तो देखो थोड़ा सा रिजल्ट मिलने के लिए मैं कुछ इसमें क्या कर देता हूं, कुछ अपनी तरफ से ऐड करता हूं। क्या कि मान लो मैंने एक लाइन खींच दी x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 2 पे, या x इक्वल्स टू a पे, मान लो जैसे मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है, x इक्वल्स टू a पे कोई लाइन खींच दी। ये खींचने का फायदा क्या हुआ बेटा कि इससे मेरे को एक चीज पता चली कि ये एक स्ट्रेट लाइन है बेटा। ये स्ट्रेट लाइन जो है वो हर एक पॉइंट को, मतलब जैसे x इक्वल्स टू 1 पे खींची है तो x इक्वल्स टू 1 पे हर एक जो कर्व है उसको क्या करेगी बेटा, इंटरसेक्ट करेगी, उसको काटेगी हर एक जगह पे, ठीक है ना, हर एक कर्व को काटेगी बेटा, जहां जहां तक ये चलेगी वहां वहां तक काटेगी। जैसे x इक्वल्स टू a ले लिया, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, एक लाइन मैंने ले ली बेटा, वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी हर एक पूरे फैमिली ऑफ कर्व को इंटरसेक्ट करेगी। अब अगर मैं वहां पे देखो, मेरे को रिजल्ट चाहिए ना, तो रिजल्ट तो ऐसे ही मिलता है। अब देखो एक तो ये मिल गया कि भाई पैराबोला टाइप में आ गया ये। दूसरा रिजल्ट, अगर मैंने x इक्वल्स टू a पे कोई स्ट्रेट लाइन खींची बेटा, तो वो स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद मुझे पता चला कि ये हर एक फैमिली ऑफ कर्व, जो भी पूरा फैमिली ऑफ कर्व को ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखो, अब समझो यहाँ पे कि जहां जहां पॉइंट पे ये क्या कर रही थी बेटा, कट कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, वहां पे अगर मैं टेंजेंट लेता हूं बेटा, क्या लेता हूं, टेंजेंट लेता हूं, ठीक है ना। ये टेंजेंट जो है मैं इस ग्रीन से ले रहा हूं कि अगर यहां से मैं अगर टेंजेंट ले रहा हूं बेटा, ये देखो ये टेंजेंट, समझ में आया। और यहां पे अगर मैं ये टेंजेंट ले रहा हूं, क्लियर, यहां पे अगर मैं ये टेंजेंट ले रहा हूं, कौन से, इस पॉइंट पे है ना, ये समझ रहे हो ना आप, इस पॉइंट पे जहां पे ये टच किया ये वाली, और यहां पे अगर मैं टेंजेंट लेता हूं तो ये जो टेंजेंट है बेटा, क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको, क्या रिजल्ट मिल रहा है मुझे ये बताओ। रिजल्ट ये मिल रहा है कि बेटा ये जो टेंजेंट है किस पॉइंट पे, जहां पे x इक्वल्स टू a लाइन जो है वो पूरे फैमिली ऑफ कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट आ रहा है वो क्या है बेटा, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। समझ में आया कि नहीं आया। तो मेरे हिसाब से बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा कि ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल बेटा है वो क्या होता है कि एक तो अपन ने कोई एग्जांपल लिया, उससे बताया कि भाई f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो था उसका ज्योमेट्रिकली अगर अपन ने इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाला तो पता चला कि एक तो पैराबोला टाइप में होता है, सेकंड x इक्वल्स टू a लाइन पे अगर अपन ने टेंजेंट खींची, क्योंकि पर्टिकुलर कोई पॉइंट नहीं होता ना मेरे पास, कहां टेंजेंट खींचूंगा मैं, कहां टेंजेंट खींचूंगा, यहां खींचूं, यहां पे लूं, कहां पे लूं। तो मैंने पर्टिकुलर पॉइंट लेने के लिए मैंने x इक्वल्स टू a लाइन खींची, जिससे मुझे पता चला कि एक ही लाइन में सीधे से मेरे पास क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट आ गए। और इन पॉइंटों पे जब मैंने टेंजेंट खींची बेटा, इन पॉइंटों के अलावा क्या किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ले लो, इसमें जो पॉइंट एक्चुअल में लिए है तो वहां पे टेंजेंट क्या आएगी बेटा, पैरेलल आएगी। ठीक है, तो समझ गए आप ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल। मेरे हिसाब से अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े बेटा, तो देखो आगे की स्लाइड में क्या है। तो अब जो है इसके रिजल्ट्स जो है वो क्या मिलते हैं, द फॉलोइंग इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल्स टू ये फैमिली ऑफ रिप्रेजेंट्स है फैमिली ऑफ कर्व, बिल्कुल फैमिली ऑफ कर्व मिल गया। अच्छा पैराबोला बेटा उस सेंस में मिला है, ये ध्यान रखना, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिया है, ठीक है ना। ऐसे नहीं हो कि हर एक में पैराबोला लगा दो आप ये गलत हो जाएगा। मैंने उस सेंस में बोला है जब एक्स स्क्वायर था अपने पास, तो वहां के लिए रिजल्ट अपन को क्या मिले थे बेटा, कि एक तो पैराबोला टाइप में और दूसरा यहाँ पे क्या है, पैरेलल हो जाती है। अब यहाँ पे समझो आ गया हो, द टेंजेंट टू ऑल द कर्व्स y इज इक्वल्स टू जो भी आ रहा है आपके पास, c बिलोंग्स टू r, मतलब f1x f2x f3x, ये क्या फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स बाय द लाइन x इक्वल्स टू a आर पैरेलल। बताया कि नहीं बताया मैंने आपको। तो ये आप हमेशा समझना कि भाई आपके पास अगर आपके पास ये फैमिली ऑफ कर्व आप बनाओगे और कोई भी एक लाइन ले लो x इक्वल्स टू a और आप वो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे अगर आप टेंजेंट लोगे बेटा तो वो क्या आएगी, पैरेलल आएगी। समझ में आया। क्योंकि यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो फैमिली ऑफ कर्व बना रहा है बेटा वो कौन बना रहा है, सिर्फ c बना रहा है। और c की वैल्यू अगर आप वेरी करवाते हो पॉजिटिव और नेगेटिव में एक रियल नंबर लेके तो आपको पता है कुछ इस तरीके से डिजाइन बनेगी। और जब आप x इक्वल्स टू एक लाइन जब इंटरसेक्ट करवाओगे बेटा तो वहां पे जो भी आप टेंजेंट लोगे वो क्या आएगी, पैरेलल आएगी। मेरे हिसाब से बढ़िया से समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं,
रिजल्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए। क्या रिजल्ट थे? एक तो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा और एक x इक्वल्स टू a लाइन पे बेटा जो टेंजेंट बनेगी वो क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक है ना, ये टेंजेंट और ये याद रखना पैरेलल है ना, टेंजेंट पैरेलल होगी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज आ रही है बेटा वो है कि द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आप अगर किसी का डिफरेंशिएशन कर दो, पहले तो कुछ आया और उसका आप इंटीग्रेशन कर दो तो बेटा वो का वो आ जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। अगर इस तरीके से कुछ आता है, ये इस तरीके से या फिर कुछ इस तरीके से आता है, तो इसका आपको जो है वो पता होना चाहिए। ये दोनों आपके आपस में हट जाएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर जो है वो इनवर्स प्रोसेस। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल में सेकंड जो है वो टू इंडेफिनिट इंटीग्रल विद द सेम डेरिवेटिव लीड्स टू अ सेम फैमिली ऑफ कर्व एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। टू इंडेफिनिट इंटीग्रल विद द सेम डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो इसके बारे में अगर अपन बात करते हैं, विद द सेम डेरिवेटिव लीड्स टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। तो समझते हैं बेटा सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या कह रही थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी सिंपल सी थी कि भाई इस तरीके से आ जाए, मतलब दोनों ही कैंसिल है अपने आप में, जो पड़ा है फंक्शन वो का वो रहेगा। ठीक है, भले आप एफ ऑफ एक्स यहाँ पे ले लो, ठीक है ना, और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे ले लो, ठीक है, सिंपली एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो बहुत आर जो है वो इनवर्स प्रोसेस। टू इंडेफिनिट इंटीग्रल ले लो बेटा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स विद द सेम डेरिवेटिव, टू इंडेफिनिट इंटीग्रल ले लिया, जैसे डी अपॉन डी एक्स ये ले लिया, और इजिकल्स टू में एक दूसरा इंडेफिनिट जो है वो ले लिया जी ऑफ एक्स डी एक्स। देखो पहले समझना मेरी बात को, टू इंडेफिनिट इंटीग्रल, ओके, टू इंटीग्रल बात खत्म। टू इंटीग्रल ले लिया विद द सेम डेरिवेटिव लगाओ, इस पे डेरिवेटिव सेम लगा दो। ये देखो ये डेरिवेटिव मैंने सेम लगा दिया यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात को? ओके चलो, लीड्स टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। जो है क्या बताते हैं कि सेम फैमिली ऑफ कर्व को बताते हैं एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। समझते हैं? इसको उठा के इधर जो है इधर फेंक दो भाई। तो जब आप इसको उठा के इधर लेके आओगे बेटा, सो एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स इंडेफिनिट इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो अगर आप जो है डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, उससे अगर आप देखिए तो आपको पता है इंडिविजुअली कब होता है, जब ये जो है इस तरीके से पड़े होंगे बेटा, है समझ रहे हो ना, ये जो है वो इस तरीके से पड़े होंगे, तभी तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव के हिसाब से इंडिविजुअली अपन करते हैं। तो इससे इस पे आ गए। चलो यहां तक कोई परेशानी नहीं है। ओके, अगर आप इंटीग्रेशन कर दो, प्रॉपर्टी फर्स्ट में आपने पढ़ा है कि अगर आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत आर इनवर्स प्रोसेस, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो बेटा, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हट जाएगा। हटेगा कि नहीं हटेगा आप खुद बता दो, ये हट जाएगा इंटीग्रेशन करने पे। सो आपके पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट का क्या होता है, सी होता है, दोनों तरफ होगा ना। चलो, और इसके हिसाब से अगर आप लेने जाओ तो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स डी एक्स। समझ में आया? कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यही कह रहा था। क्या कह रहा था भाई वो, कि टू इंडेफिनिट इंटीग्रल विद द सेम डेरिवेटिव लीड्स टू अ सेम फैमिली ऑफ कर्व एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। लीड्स टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है ना। ये देख लो, आपको बता रहा है एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स। समझ में आया? लीड्स टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व एंड सो दे आर इक्विवेलेंट, और ये यहाँ पे बराबर आ गए। क्लियर हुआ? तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड थी बेटा। क्या कि इस तरीके से आता है, तो इसमें जो प्रॉपर्टी फर्स्ट का भी यूज हो रखा है, इस तरीके से आता है, तो आपको क्या करना है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड जो है वो ये कह रहा है कि अगर आपने जैसे डेरिवेटिव में अलजेब्रा लगाया, सेम वो कब है कि अगर इंटीग्रल है किसका, दो फंक्शन है जो सम की फॉर्म में पड़ा है, ठीक है, या डिफरेंस फॉर्म में, अगर इंटीग्रल है तो आप इसको जो है वो सेपरेटली अलग अलग कर सकते हो, या आपको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। क्लियर? ये देख लो, ये पड़े हैं दोनों सम के अंदर,
तो आप जो इंटीग्रल इसका कर लो dx के रेस्पेक्ट में, ओके, और आप जो इसका कर लो dx के रेस्पेक्ट में, f ऑफ x dx, g ऑफ x dx। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी रियल नंबर के, अच्छा कांस्टेंट है बेटा, अगर प्रोडक्ट में पड़ा है कांस्टेंट तो पहले बाहर ले लो, उसका कोई मतलब नहीं। कांस्टेंट का जैसे डेरिवेटिव 0 आता था वैसे वैसे कांस्टेंट का जो है इंटीग्रल है बेटा, तो कांस्टेंट का इंटीग्रल आएगा, आपको कांस्टेंट पार्ट को बाहर लेना, फिर अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा, और 1 का क्या होता है x प्लस c होता है, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये चीज आपको भी समझनी है कि अगर कोई रियल नंबर k है तो k को आपको बाहर लेना और f ऑफ x का इंटीग्रल हो जाएगा। समझ में आया? k आपको बाहर लेना है, k को आपको क्या करना है बाहर लेना है, और f ऑफ x dx हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे खाली 5 पड़ा है बेटा और आपको 5 का करना है रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल, तो बेटा आपको 5 को बाहर लेना है, अंदर आपको क्या करना है dx पड़ा रहेगा, आपको 1 एज्यूम करना है बेटा, और 1 का क्या होता है x होता ही है, और प्लस बेटा क्या होता है c होता है। अब आपकी इच्छा है कि आप इसको किस तरीके से लेते हो, जैसी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपको 5x प्लस c करना है, ठीक है ना। आप 5x प्लस 5 जैसे रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। समझ में आया? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है बेटा 3 और 4, 3 में ये था कि आप इंडिविजुअली कर सकते हो, 4 में ये था कि कांस्टेंट बाहर लेना, दोनों को मिला के एक लीनियर प्रॉपर्टी बेटा बनती है। सो प्रॉपर्टीज 3 एंड 4 कैन बी जनरलाइज्ड टू अ फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस f1 f2 fn, मान लो फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस है, एंड द रियल नंबर्स k1 k2 kn गिविंग। अगर इस फॉर्म में पढ़ा है बेटा, ये आपने अभी भी प्रॉपर्टी नंबर 4 में पढ़ा है, ठीक है, और प्रॉपर्टी नंबर 3 में ये था कि प्लस में पढ़े हैं बेटा, तो आप जो है इसको क्या कर सकते हो, आप कांस्टेंट को बाहर लेके f1x का dx करोगे, f1x dx इंटीग्रल करोगे, आप k2 को बाहर ले लेना सेकंड वाले से। आप समझ गए होंगे, समझाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, दोनों को कंबाइंड कर लिया। कंबाइंड करने का मतलब है पहले एक था अब साथ में बढ़ा दिए प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर अपन ने इतना सब कुछ पढ़ा है तो अब एक सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है अपने लिए कि डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, ठीक है। सो डिफरेंस समझ लो या फिर कंपैरिजन कर लो एक दूसरे से कि भाई कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब अपन ने सब कुछ इंट्रो पढ़ लिया अपन ने, तो एक इंपॉर्टेंट चीज बच जाती है कि अगर अपन कंपैरिजन करें जो मेन रिजल्ट होते हैं, जो एक्चुअल में होता क्या है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, उसका कंपैरिजन करते हैं तो अपने सामने जो है वो क्या क्या चीज निकल के आती है। सो फर्स्ट है बोथ आर ऑपरेशंस ऑन फंक्शन, दोनों जो है वो फंक्शंस पे अप्लाई होते हैं बेटा, ये चीज आप दिमाग में रखना। ये सारी चीजें बेटा क्या होता है, क्योंकि अभी आप जो है वो इनिशियल स्टेज में हो, जब आप कई पढ़ने के बाद जहाँ कहीं भी अगर अपन बड़ी जॉब के लिए जाते हैं कहीं भी, तो आपको पता है वहाँ पे एक इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में जो है आपको सब्जेक्ट नॉलेज पूछा जाता है, और वहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए बहुत एसेंशियल हो जाती है, बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर आपको आज अभी कोई पूछ ले कि इंटीग्रेशन क्या है, तो आप वहाँ पे ये बोलोगे कि भाई छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ दिया इंटीग्रेशन बन गया, या ये बोलोगे डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है, हो गया, बात खत्म हो गई क्या। अभी मैं इतना आपको इंटीग्रेशन समझा रहा हूँ, दैट मीन्स कितने टाइम से आपको बता रहा हूँ इंटीग्रेशन ये इस तरीके से होता है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको सिस्टमेटिकली बताई कि ये इंटीग्रेशन है। तो आपको इन सबको मिला के एक डेफिनेशन तैयार करनी पड़ती है कि मेरे को क्या बोलना है, तो वो तब होगा ना जब आपके पास नॉलेज होगा। या फिर आपको पूछ ले इंटरव्यू में कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मतलब क्या है, मतलब फर्क क्या है दोनों में, तो वहां पे कुछ तो बोलने के लिए होना चाहिए। ऐसे थोड़ी बोलोगे कि इन्वर्स, हर बार थोड़ी इन्वर्स हो गया हो, तो कुछ तो होना चाहिए ना अपने पास। तो यही चीज जो है वो आपके आगे बढ़ाती है, यही जो है वो एक्स्ट्रा नॉलेज है जो हर कोई नहीं लेता, आपके लिए जरूरी हो जाता है कब, जब आपको आगे जाना है। तो सो बोथ आर ऑपरेशंस ऑन फंक्शन, पहली चीज ये दिमाग में रखोगे। बोथ सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी, मैंने आपको पहले बोला लीनियर प्रॉपर्टी को जो है वो क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। कांस्टेंट बाहर ले लो, क्या कर लो बेटा, कांस्टेंट जो है वो बाहर ले लो, और फंक्शंस जो पढ़े उनका क्या कर दो आप, कांस्टेंट आप बाहर ले लो, और फंक्शन जो पढ़े उनका क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर दो। बोथ सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी, ये आप इंटीग्रल के सेंस में देख लो, अभी अभी अपन ने देखा है, और आप डेरिवेटिव जब निकालते हो या डिफरेंशिएशन जो भी है उनके सेंस में देख लो, ठीक है। दोनों में ही आपके पढ़ी है, देख लो k1 बाहर आ जाता है, इसका हो जाएगा, k2 बाहर आ गया, इसका हो गया, दोनों ही जो है समझ में आ गई, एंड k1 एंड k2 आर जो है कांस्टेंट। चलो थर्ड जो है वो कह रहा है कि ऑल फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल, सिमिलरली ऑल फंक्शंस आर नॉट इंटीग्रेबल। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सभी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, तो सभी फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल भी नहीं होते। ये चीज आप दिमाग में रखोगे बेटा। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको होगी, ऐसा नहीं हो कि दुनिया में जितने फंक्शन बने सारे के सारे डिफरेंशिएबल हो, इंटीग्रेबल हो। ये आप जो है वो हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा और पता पड़ जाएगा, क्योंकि अभी तो आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे ऐसे फंक्शन बनेंगे भी नहीं जो आपको बताए कि भाई इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। पर आगे जब आप जाओगे
हायर क्लासेस में, हायर स्टडी के लिए, तो वहां पे ये सारी चीजें, सारे चैप्टर आएंगे बेटा, ठीक है ना। चलो फोर्थ नंबर पे जो प्रॉपर्टी है ये कह रहा है द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन व्हेन इट एग्जिस्ट, अगर हो रहा है एज ए यूनिक फंक्शन। समझ रहे हो कि भाई आप अगर किसी का डेरिवेटिव करोगे तो एक ही आएगा, पर जैसे ही आप किसी का इंटीग्रेशन करोगे तो फैमिली ऑफ कर्व मिल जाता है वहां पे। तो ये देखना कि द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज नॉट सो, हाउएवर दे आर यूनिक अप टू एन एडिटिव कांस्टेंट, दैट इज एनी टू इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शंस डिफर बाय ए कांस्टेंट। क्लियर हुआ? मैंने आपको क्या बोला था कि भाई अगर आप किसी का डेरिवेटिव करते हो तो आपके पास सिंपल सा एक फंक्शन आता है, बट अगर आप किसी का इंटीग्रेशन करते हो, इंटीग्रल निकालते हो, तो वो जो एक फैमिली ऑफ कर्व को देता है। अब फैमिली ऑफ कर्व में सी की वैल्यू 0 1 2 3 4 कोई भी रियल नंबर्स ले लो, 1.5 2.5 कुछ भी ले लो, माइनस प्लस में इतने सारे पड़े, तो फिर वो आप यूनिक कहा रहा। सो देखो डेरिवेटिव जो है व्हेन इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट है, इज ए यूनिक फंक्शन होगा। द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज नॉट सो, क्योंकि वो फैमिली ऑफ कर्व दे देता है पूरा का पूरा, तो यूनिकनेस कहाँ गई। हाउएवर दे आर यूनिक अप टू एन एडिटिव कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट है, उस पर डिपेंड करता है सारा का सारा खेल, ठीक है ना। तो वो कांस्टेंट आपको पता ही है, वो तो वेरी कर सकता है। अगर कांस्टेंट बराबर है मतलब C1 आपके यही होना चाहिए था, तो वहां पे यूनिक बना देगा, और अगर C1 नहीं होना चाहिए फिर बात ही खत्म, मतलब फैमिली ऑफ कर्व देता है, बात खत्म हो गई वहां पे। फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा जो है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन p का अगर अपन डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपको भी पता है कि जैसे x की पावर n है बेटा, और आप इसका डिफरेंशिएट करते हो बेटा, तो आपके पास आता है nx की पावर n-1। तो ध्यान देने वाली बात जो है वो यहां पे है बेटा कि आप पावर जो थी, ये पेन भी ज्यादा चल रहा है जो पावर जो थी n से n-1 होगी कब, जब आपने जो है वो क्या किया बेटा, डेरिवेटिव किया। क्या किया बेटा, डेरिवेटिव किया, ठीक है ना, डेरिवेटिव किया। बट जैसे ही आप इंटीग्रल करते हो x की पावर n dx का, तो आपके पास जो है x की पावर n+1 अपॉन n+1 आ जाता है, मतलब पावर n से एक क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। समझ में आया? जो पावर थी उससे एक क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये जो था वो इंटीग्रल के सेंस में बेटा, when a polynomial function p is differentiated, the result is a polynomial whose degree is 1 less than the degree of p, जो एक्चुअल में p था उससे कम हो जाती है। when a polynomial function p is integrated, बेटा ये डिफरेंशिएट की बात थी, तो क्या हो जाता, 1 लेस देन हो जाता। जब इंटीग्रेटेड की बात आएगी बेटा, द रिजल्ट इज अ पॉलिनोमियल whose degree is 1 more than that of p। क्लियर हुआ? यहां पे देख लो, डिफरेंशिएट किया, एक जो है वाटर डिग्री कम हो जाती है बेटा, और यहां पे जब इंटीग्रल किया तो एक बढ़ जाती है। चलो ओके आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ कह रहा है वी कैन स्पीक ऑफ द डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। डेरिवेटिव को ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो है वो डेरिवेटिव, मैंने बोला था ना कि इस पॉइंट पे स्लोप, ये चीज वहां पे बोली थी। वी नेवर स्पीक ऑफ द इंटीग्रल एट ए पॉइंट, अपन ये नहीं बोल सकते कि इस पॉइंट पे इंटीग्रल ये होगा। डिफरेंशिएशन में तो बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, ये होगा, बट वी नेवर स्पीक ऑफ द इंटीग्रल एट ए पॉइंट। इंटीग्रल में नहीं बोल सकते कि इस पॉइंट पे इंटीग्रल ये होगा। वी स्पीक ऑफ द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन ओवर एन इंटरवल ऑन विच द इंटीग्रल इज डिफाइंड, ठीक है ना। आप इंटीग्रल को बोलने के लिए क्या बोलोगे, वी स्पीक ऑफ द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन ओवर द इंटरवल, यहाँ पे इंटरवल बोलोगे बेटा। तो डेरिवेटिव में बेटा क्या बोलोगे, डेरिवेटिव में पॉइंट बोल सकते हो, जबकि इंटीग्रल वाले में क्या बोलोगे बेटा, पॉइंट नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, इंटरवल बोलोगे। समझ में आया? सो डेरिवेटिव में बेटा क्या बोलोगे, आप पॉइंट बोल सकते हो कि इस पॉइंट पे डेरिवेटिव ये होगा, जबकि इंटीग्रल वाले में आप क्या बोलोगे बेटा, इंटरवल बोलोगे। इंटरवल समझते हो ना, जैसे 3 to 4 जो भी आपको दे रखा होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। 7 प्रॉपर्टी जो बेटा वो क्या कह रही है कि द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन हैज अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग, नेमली, देखो ये मैंने आपको दोनों ही बता दिया। डेरिवेटिव जब बात की थी अपन ने डेरिवेटिव में, तो ज्योमेट्रिकली अपन जो था मेन कॉन्सेप्ट जो था वो क्या था, स्लोप। क्या था, टेंजेंट और स्लोप। बेटा द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन हैज अ ज्योमेट्रिकली मीनिंग, क्या था बेटा, ज्योमेट्रिकली मीनिंग जो था वो ये था, ये जो है वो आपका ज्योमेट्रिकली मीनिंग है वो ये था, ये ज्योमेट्रिकल का साइन दे देता हूं आपके लिए, है ना। ये था कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व एट ए पॉइंट, ठीक है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व। जैसे आपने ये बनाया था तो इस पे आप, मैंने ये बताया था, तो ये आप जो है वो बता सकते थे, ये जो था वो ज्योमेट्रिकली मीनिंग था। सिमिलरली द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली अ फैमिली ऑफ कर्व। इसी प्रकार से इंटीग्रल जो है वो क्या करता है, एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है बेटा।
समझ में आया कि नहीं आया, ये बताया था मैंने आपको अभी भी, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक लाइन पे जब टेंजेंट बनाई, ये लाइन इसलिए खींची ताकि जो पॉइंट है वो मेरे को पता रहे कि भाई ये पॉइंट, ऐसे नहीं इसका पॉइंट इधर ले लिया, ये ले लिया, ये कोई बात थोड़ी हुई यार ये कोई बात थोड़ी हुई तो ये चीज जो है भाई, एक को तो आप गाड़ी चलाने के लिए दे रहे हो गाँव की सड़कों पे, कच्ची टूटी गाँव की अंदर की गलियों में, तंग गलियों में, और एक को आप दे रहे हो एक्सप्रेस वे पे, तो फिर आप स्पीड चेक कर रहे हो, ये कोई बात थोड़ी हुई यार। ये सिंपल सी बात है कि यार वो एक्सप्रेस वे पे चला रहा है तो वो स्पीड में चलाएगा और मजे से चलाएगा, और वो चलाएगा वो गांव की तंग गलियों में, यार मोड़ आ रहे हैं, सड़कें सही नहीं है वहाँ पे, वो सब चीजें करेगा। तो फर्क है ना दोनों में, इसीलिए मैंने ये लाइन बनाई कि भाई दोनों के लिए पैरामीटर सेम रखा कि दोनों को एक्सप्रेस वे पे भगाना है, इसलिए मैंने एक लाइन ले ली कि भाई इसी पॉइंट पे मेरे को ये पैरेलल बतानी कि इसी की x इक्वल टू a वाली लाइन में बतानी है। समझे मेरी बात को? सो देखो, जिस प्रकार से डेरिवेटिव जो है वो क्या कहता है भाई कि भाई जो स्लोप आप निकाल रहे हो कर्व के जो है कोरिस्पॉन्डिंग, कोई टेंजेंट ले रहे हो, ये a से b पॉइंट पे लिया और आप स्लोप निकाल रहे हो बेटा, तो सिमिलरली द indefinite integral समझ गए? So indefinite integral of a function represent geometrically a family of curve placed parallel to each other having parallel tangent at a point of intersection of the curve of the family with the line orthogonal या perpendicular to the axis representing the वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। अब क्या समझाऊं मैं आपको कि x इज टू ए जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन था, x इज टू ए पे मैंने लाइन खींची और इसमें जो टेंजेंट आई है पॉइंट ऑफ पे, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व ऑफ द फैमिली, ठीक है ना, कर्व ऑफ द फैमिली विद द लाइन ऑर्थोगोनल जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस थी, ये वाली लाइन, ओके, रिप्रेजेंट द वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन। समझ में आ गया आपको? चलो आगे बढ़ते बेटा। 8 नंबर पे जो था वो ये है कि द डेरिवेटिव, बेटा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि इससे बढ़िया, इससे सरल मैं आपको क्या समझाऊं, सबसे जो इजी लैंग्वेज थी बेटा मैं उसमें आपको बता रहा हूं, जैसे आपको कि सोशल साइंस का मतलब चैप्टर होता है ना, उस तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट है, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी चीज हो, आप अगर वास्तव में पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो उसको इस तरीके से पढ़ो कि कोई अगर आपसे पूछे कि ये क्या है तो आप उसे बता सको कि ये है। पढ़ने और सीखने का वास्तव में मतलब भी वही है कि आप उसको जो है वो एक्सप्रेस कर सके, रिप्रेजेंट कर सके किसी के सामने कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन क्या है या डिफरेंशिएशन क्या है। अगर आपने खाली फॉर्मूले पढ़ लिए तो वहां जाके ये तो नहीं बोलोगे ना कि भाई डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो है वो कॉस एक्स होता है ये आप नहीं बोल सकते बेटा, वहां पे जरूरी हो जाता है आपके लिए सीखना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो है वो सीखने पे ज्यादा जोर दें। 8 नंबर पे जो है वो क्या कह रहा है कि द डेरिवेटिव इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग सम फिजिकल क्वांटिटी like the velocity of a moving particle, ठीक है। the derivative of is used, डेरिवेटिव कहाँ यूज होता है कि फाइंडली सम फिजिकल क्वांटिटी लाइक अ वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल व्हेन द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड एट एनी टाइम टी, मतलब डिस्टेंस जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर जा रही है तो आप वहां पे बता सकते हो डेरिवेटिव। सिमिलरली द इंटीग्रल इज यूज्ड टू कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड व्हेन द वेलोसिटी एट टाइम टी इज नॉन, मतलब मैंने पहले बताया था कि अगर आपको ये गिवन है तो ये जैसे आपको डिस्टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो तो आप बोल सकते हो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपन आए हैं या फिर जा रहे हैं, तो उसी के सेंस में यहाँ पे बता रहा है कि इंटीग्रल यूज्ड टू कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रांसफर्ड व्हेन द वेलोसिटी एट टाइम टी इज नॉन। अगर आपको वेलोसिटी पता है तो ये बोल सकते होंगे कि भाई 2 बजे जो थी हम वहां पे थे, 2 बजे जैसे अपन जो है यहाँ पे ए पॉइंट पे और ए से 100 किलोमीटर जो है वो जो है बी पॉइंट है, ए से 100 किलोमीटर पे और अपन 50 किलोमीटर की स्पीड से आए, तो 50 किलोमीटर की स्पीड से आए तो अपन को पता तो होगा ना कि भाई 4 बजे आप जो है बी पॉइंट पे पहुंच गए, तो अपन को इतना तो आइडिया लगा ही सकते हैं ना कि भाई अपन 100 किलोमीटर आए, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से अगर अपन ने कवर किया है, दैट मीन्स अपन 4 बजे यहाँ पहुंचे तो 2 बजे कहाँ पे होंगे, तो ये पॉइंट पे होंगे। तो वो चीज जो है वो यहाँ पे इंटीग्रल जो है वो रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये तो मैं जो है वो बिल्कुल बेसिक सी चीज बता रहा हूँ समझाने के लिए, बट एक्चुअल में जो है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज होती है वो इंटीग्रल बताता है। 9th नंबर पे है कि डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग लिमिट्स, सो इज इंटीग्रेशन जो है वो, अच्छा जिस तरीके से जो है वो डिफरेंशिएशन जो है वो प्रोसेस है इन्वॉल्विंग लिमिट बता देता है कि भाई जब आप इस लिमिट में आपने पढ़ा है कि भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 या फिर जो भी आपने पढ़ा है डेरिवेटिव के सेंस में, सो इस इंटीग्रेशन में जो है वो चीज वहां पे डेफिनेट इंटीग्रल बता देगा आपको। डेफिनेट इंटीग्रल जो है अपन आगे जो है पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे आसानी से। 10 नंबर पे है कि द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ इच अदर, ये जो है वो आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान है, मैं नहीं बोलूंगा तो भी आपको ध्यान है कि दोनों ही क्या है, इनवर्स प्रोसेस है। तो समझ में आ गया होगा अब तक आपको जो है वो सारा जो पढ़ाया है, कोई परेशानी जो है वो नहीं हुई होगी और होनी भी नहीं चाहिए,
क्योंकि एक एक चीज को जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया गया है पूरे इंट्रो के अंदर। चलो अब नेक्स्ट जो है वो क्या है वो पढ़ते हैं अपन। अच्छा, अब अपन ने जो चीजें पढ़ी है उसके बेस पे जो है कुछ सिंपल से क्वेश्चन है, ताकि अपन जो है वो सीख जाए वास्तव में करना, तो वो समझता है कि क्या है। कह रहा है कि राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। बेटा खाली आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बताना है ना, सॉल्व वॉल्व नहीं करना इतना सारा। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब है देख के बताना है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि आपको जो है वो एंटी डेरिवेटिव लिखना है, मतलब मेन फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो आपको मेन फंक्शन लिखना है बेटा, समझ में आया। इसका जो है वो एंटी डेरिवेटिव लिखना है, इसका एंटी डेरिवेटिव लिखना है। मतलब ये क्या है, डेरिवेटिव है किसी का, आपको इससे एंटी डेरिवेटिव लिखना है। तो ये जो है एंटी डेरिवेटिव आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बताना। अच्छा cos 2x जो है बेटा, cos 2x जो है वो किसका डेरिवेटिव करने पे आया होगा, cos 2x जो है वो किसका जो है वो डेरिवेटिव करने पे आया होगा। पहले ये चीज आप जो है वो ये सोच लो। तो आपको पता है कि भाई मैंने sin 2x का जब डेरिवेटिव किया होगा तो मेरे पास जो है वो क्या आया होगा बेटा, 2 cos 2x आया होगा। सही है। चलो इस 2 को आप इधर लेके आ जाओ तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2 d/dx sin 2x इजिकल्स टू बेटा क्या है, cos 2x। ओके, आप इस 1/2 को जो है वो अंदर रख सकते हो। बस हो गया फिनिश, सीधी सी बात है। आपको cos 2x का क्या चाहिए था, एंटी डेरिवेटिव। देख लो इसका किया तो ये है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 sin 2x। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बेटा आपका, एंटी डेरिवेटिव। ये इंस्पेक्शन मेथड से खाली देख के अनुमान लगाए भाई sin 2x का किया होगा तब cos 2x आएगा। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 sin 2x। समझ में आया, आप करके भी देख लो, 1/2 बाहर आ जाएगा, sin 2x का cos 2x हो जाएगा। ठीक है ना, 1/2 बाहर आ जाएगा, sin 2x का cos 2x हो जाएगा और 2x का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 2x बचेगा। चलो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है, each ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। बेटा खाली देख के बताना। अच्छा मुझे ये बताओ कि भाई मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बताना है, मतलब 3x² प्लस 4x³ है बेटा। तो जैसे यहां पे मैंने क्या किया था कि cos 2x जो था बेटा, कि cos 2x का मेरे को एंटी डेरिवेटिव निकालना, तो पहले ये तो देखूंगा कि cos 2x आता किससे, तो पता चला sin 2x का डेरिवेटिव करने से आता है। तो यहाँ पे जब 3x² आया, मतलब यहाँ पे देखो ये जो है स्क्वायर कब आता है, तो आपको भी पता है स्क्वायर तब आता है जब आप डेरिवेटिव क्या करते हो बेटा, क्यूब का करते हो। ओके चलो, और फिर क्यूब तब आता है जब आप डेरिवेटिव किसका करते हो बेटा, पावर 4 का करते हो। अब यहाँ पे आपने देख लिया, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मुझे ये तो पता चल गया, अच्छा इसकी अब जरूरत नहीं है, तो अब मैं करके देखता हूं कि क्या वेरिएबल में कुछ झंझट है, जिससे वहां पे 1/2 का हुआ था। सो इसका करूंगा तो 3x² आएगा, और इसका मैं करूंगा तो 4x³ आएगा। नहीं भाई, एग्जैक्ट पूरा का पूरा सेम ही आ रहा, वेरिएबल का कोई झंझट ही नहीं। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, एंटी डेरिवेटिव क्या, x³ प्लस x4। बस सिंपल सा हो गया, समझ गए। ये इंस्पेक्शन मेथड है। आगे बढ़ते हैं। ये भी है एंटी डेरिवेटिव निकालना और इंस्पेक्शन मेथड से निकालना बेटा। चलो इंस्पेक्शन करते हैं। अच्छा 1/x है बेटा, x नॉट इक्वल टू 0 है। यहां पे आपको एक चीज पता है कि 1/x जो है वो कब आता है, तो दिमाग में आएगा कि भाई d/dx अगर मैं log x करूं बेटा, तो मेरे पास 1/x आता है। ये तब जब आप x जो है वो ग्रेटर देन 0 लेते हो बेटा। अगर आप नेगेटिव लेते हो d/dx log -x, तो क्या आ जाएगा 1/x, और -x का क्या हो जाएगा बेटा, -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया 1/x। ये तब आया जब ग्रेटर देन था, और ये तब आया जब x लेस देन 0 बेटा। समझे कि नहीं समझे। सो आप जो देख रहे हो कि दोनों ही कंडीशंस में आपने देखा कि मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, 1/x आ रहा है। सो अगर आप दोनों को कंबाइंड करके लिखते हो, दोनों को कंबाइंड करके लिखते हो, तो आप यही तो लिखोगे d/dx log
मॉड एक्स इजिकल्स टू बेटा क्या आता है 1/x आता है, किसके लिए x नॉट इक्वल टू 0, क्या होता है ग्रेटर देन और लेस देन ही होता है, नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब आप मुझे बताओ कि ये तो आ गया, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ बेटा log x। तो एंटी डेरिवेटिव जो है फाइंड द इंटीग्रल। अब बेटा देखो इंटीग्रल पे क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप देखो कैसे करना है, जब इतना कुछ सीख लिया है तो एक दो क्वेश्चंस कर लेते ताकि पता चले अपन को कि वास्तव में इसको कैसे करना है। तो देखो समझते हैं इसको क्या है फाइंड द इंटीग्रल। इसको देखो सबसे पहले आप जो इसको क्या करोगे बेटा, जैसे ये है तो आप इसको देखो, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास ये पड़ा डायरेक्ट आंसर लिख दो, आप इसको सेपरेट कर लो, एलसीएम फॉर्म जिसको बोलते हैं। सो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर, ये मैंने इसको एलसीएम फॉर्म में लिख दिया। ऊपर एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर क्या बचेगा बेटा एक्स बचेगा, माइनस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स की पावर -2 बचेगा। समझ में आया? और dx तो है ही है। प्रॉपर्टी का अगर अपन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा माइनस एक्स की पावर -2 dx हो जाएगा बेटा। अब देखो आपको पता है ये क्या होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन के n+1 होता है, पावर तो 1 ही है यहाँ पे। सो एक्स की पावर n+1 अपॉन के n+1 माइनस यहाँ पे अगर आप करने जाओगे तो एक्स की पावर n+1 अपॉन के n+1, ठीक है। और ये प्लस का बेटा क्या आ गया c आ गया। चलो यहाँ पे अगर आप करते हो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आप करोगे तो एक्स की पावर -1 अपॉन -1 और प्लस का c, ये माइनस इसके साथ मैनेज आ जाएगा। तो आपके पास आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर, ये माइनस इसके साथ मैनेज हो गया। एक्स की पावर -1 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/x प्लस c, ये बेटा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, अगर परेशानी हो रही है तो आप बता सकते हो जो भी है, ठीक है। और अगर आपको बढ़िया लग रहा है ना बेटा और समझ में आ रहा है तो आपको पता ही है तो आपको जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना, बताना है बेटा स्टूडेंट को, ताकि वो भी जो है वो सीख सके और वो भी जो है वो कॉन्सेप्ट को समझ सके अच्छे से। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है बेटा कि ज्ञान को जो है वो जितना हो सके आपको बढ़ाना है, फैलाना है। समझते हो ना इस चीज़ को? ऐसे नहीं हो लेके अपने पास रख दिया ज्ञान वो खजाना है जिसको सब में बांटा जाता है और बांटने से बढ़ता है। चलो आप समझदार हो, आपको मैं क्या बताऊँ। तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करना है और आगे जो स्टूडेंट है बेटा जो सीख रहे हैं या जो इन क्लासेस में है तो उनको बताना है। चलो तो समझ में आ गया, परेशानी तो नहीं हुई कोई? ये था सवाल कि भाई आपको इसका इंटीग्रल फाइंड करना था। मैंने क्या कर दिया बेटा, मैंने ये किया कि इसको जो है वो एलसीएम फॉर्म में लिख दिया। एलसीएम फॉर्म में लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर लिया बेटा, फॉर्मूला यूज कर दिया। अच्छा आप जो है हैबिट डालोगे फॉर्मूला यूज करने की, नहीं तो फिर आपको पता ही है क्या होने वाला है। ठीक है, तो नहीं तो फिर आपको पता ही क्या होने वाला है। क्या ये होने वाला है कि नंबर कटने वाले हैं, और तो क्या हो सकता है चलो सो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रल कोसेक एक्स ब्रैकेट कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। देखो डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, पर अगर आप इसको आगे बढ़ाओ बेटा तो मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स। अगर अपन प्रॉपर्टी का यूज करें बेटा तो इंडिविजुअल कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल अगर अपन करेंगे यहाँ पे सो कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स ओके प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स, ठीक है। अच्छा आपको पता है कि भाई कोसेक स्क्वायर एक्स कब आता है, ठीक है ना, जब आप कॉट एक्स का करते हो डेरिवेटिव तो जो है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा माइनस कॉट एक्स, क्या आ जाएगा माइनस कॉट एक्स, प्लस है यहाँ पे, ठीक है। देखो कोसेक एक्स कॉट एक्स, जब आप कोसेक एक्स का करते हो तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स आता है। देख लेना जब आप कोसेक एक्स का डेरिवेटिव करते हो बेटा तो आता माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये माइनस उठा के यहां लेके आ जाओ तो माइनस कोसेक एक्स का करोगे तो क्या आएगा प्लस का कोसेक एक्स कॉट एक्स। इसका जब आप एंटी डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा माइनस कोसेक एक्स और प्लस में क्या आएगा सी आ जाएगा बेटा। समझ गए? बस इतना सा क्वेश्चन था, दिखने में भले ही ऐसा लगता है क्या करे, अब जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं
वो चीज़ नहीं है बेटा, यहाँ पे सिंपल सा था। और ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको कभी क्वेश्चन टफ लगता है, अगर आपको कुछ लगता है कि क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है, एक ही तरीका है, आप क्वेश्चन में जो है वो पेन चला दो थोड़ा सा, मतलब 1-2 स्टेप सोल्व कर लो, कुछ ना कुछ उसको तोड़ मरोड़ के कुछ कर दो, आगे आइडिया मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। ये करने से मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि भाई आपको जो है वो सवाल का सोल्यूशन मिल जाए, नहीं तो आप अटके रह जाओ। अच्छा, इसका आप बोलोगे सर क्या हो सकता है कोई आइडेंटिटी, तो भाई मल्टीप्लाई तो कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया, दिमाग में आ गया भाई इंडिविजुअली कर सकते हैं, कर दिया मैंने। करने के बाद आ गया मेरे पास कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे वही आएगा जिसका फॉर्मूला पड़ा, ऐसा नहीं है कि खाली कोसेक दे दिया आपको। तो समझ गए। तो इसका देखो, अगर इसका याद नहीं, जैसे आप कॉट एक्स का करते थे बेटा, सो कॉट एक्स का डेरिवेटिव आपने किया होगा तो आपके पास जो है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आया होगा। क्या आया होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो, सो कोसेक स्क्वायर एक्स का जो है वो एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स। समझ गए आप? तो मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है फाइंड द इंटीग्रल 1 माइनस साइन एक्स अपॉन के कॉस स्क्वायर एक्स। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एलसीएम फॉर्म में लिखेंगे। सो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन इंडिविजुअल करते हैं, सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन के कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स में बेटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो है बेटा क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। ओके, माइनस ये साइन एक्स। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, इस वाली चीज को, कि भाई 1 अपॉन कॉस एक्स कर दो और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर दो और डी एक्स कर दो। ठीक है, इतना आपको समझ में आता है? चलो नेक्स्ट लाइन में अपन क्या करेंगे, इसको जो है वो सेक स्क्वायर एक्स ही रहने देते हैं, माइनस इसको क्या कर देते हैं? सेक एक्स टेन एक्स। दिमाग चल गया होगा अब आपका। इंडिविजुअल कर देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। किसका होता है बेटा? सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है? टेन एक्स का होता है, माइनस सेक एक्स टेन एक्स किसका होता है बेटा? सेक एक्स का होता है, और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा। सो ये आपका जो है वो क्या है? फाइनल आंसर है। तो देख लो, अगर इंटीग्रेशन सीखा है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। बस थोड़ा बहुत कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, उसमें स्टेप याद रखने पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में, जिसके अंदर अपन समझेंगे कि एक्चुअल में जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन को जो है वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जुड़े रहिए। अच्छा लगा हो तो चैनल को है वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो है वो जरूर करिए। थैंक यू सो मच।